कहता है कि द इंसिडेंट रे। तो बच्चों देखते हैं मिरर। अब मिरर क्या होता है, तो देखो इमेज फॉर्म्ड ऑन अ प्लेन मिरर, छोटू, ठीक है। रिफ्लेक्टेड रेस को हम क्या करेंगे, पीछे ऐसे करके एक्सटेंड करेंगे। इसको भी हम क्या करेंगे, इस रिफ्लेक्टेड रेस को देखिए, इसको हम क्या करेंगे, पीछे एक्सटेंड करेंगे। तो यहां पर जहां पर रिफ्लेक्टेड रेस मीट करेंगे वहां पर हमारा क्या बनेगा, इमेज बनेगा। देखो छोटू तैयार। तो हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग। तो आज का टॉपिक है हमारा लाइट। तो चलिए आज हम लाइट को देखते हैं कि लाइट क्या है। तो लाइट में ना हम दो चीज पढ़ने वाले हैं। क्या क्या देखने वाले हैं, तो एक हम देखेंगे रिफ्लेक्शन, एक हम देखेंगे रिफ्लेक्शन, और दूसरा क्या देखने वाले हैं, रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन को पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्शन है क्या। तो रिफ्लेक्शन क्या है भाई, तो किसी भी सरफेस पे, जैसे मान लीजिए ये है हमारा प्लेन मिरर, ठीक, और इस सरफेस पे ये लाइट फॉल किया और ये लाइट यहाँ से टकरा करके इधर आ गया, मतलब लाइट हमारा बाउंस बैक कर गया उसी सेम मीडियम में। तो इसको हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन। मतलब द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट एट अ सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये हुआ रिफ्लेक्शन। थोड़ा सा रिफ्रैक्शन भी देख लेते हैं कि रिफ्रैक्शन क्या है। इसमें ना, इसमें लाइट एक ही मीडियम में ट्रेवल कर रहा होता है, लेकिन रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि दो मीडियम में लाइट ट्रेवल करेगा। जैसे मान लीजिए ये एयर और ये वाटर। अब भाई लाइट जो है हमारा एयर से आ रहा है, ठीक, लाइट जो हमारा एयर से आ रहा है और किस में जा रहा है, वाटर में। तो लाइट जब हमारा एयर से वाटर में जाएगा ना, तो लाइट ना बच्चों हमारा ऐसे बेंड कर जाएगा। ऐसा लाइट को कैसे जाना चाहिए था, हमने पढ़ा था कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ, लेकिन लाइट जो स्ट्रेट नहीं जाता है। लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आता है तो लाइट हमारा बेंड कर जाता है, और इसे हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन तो बाद में देखेंगे, पहले हम लोग रिफ्लेक्शन को क्या करते हैं, देख लेते हैं। तो रिफ्लेक्शन को हटा दिया जाए और हमारा टॉपिक है अभी रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मैंने मतलब क्या बताया, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट एट अ सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखो जो लाइट फॉल कर रहा है ना मिरर पर, ये जो लाइट फॉल कर रहा है इसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे। और जो लाइट यहां से बाउंस बैक कर रहा है, टकरा के वापस आ रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक। और हम ना बच्चों यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, और इस परपेंडिकुलर लाइन को क्या कहेंगे, नॉर्मल, ठीक है। अब यहां पर देखिए इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एक एंगल फॉर्म हो रहा है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एक एंगल फॉर्म हो रहा है, उस एंगल को हम क्या कहते हैं, एंगल आई, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एक एंगल देखिए रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको हम क्या कहेंगे, एंगल आर, यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हम लिख भी देते हैं इसको, क्या कहेंगे, एंगल आई को एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसको क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब यहां पर एक चीज ध्यान दीजिए, इंसिडेंट रे ये जा रहा है और इस पॉइंट से टकरा करके फिर ये रिफ्लेक्टेड रे आ रहा है, और इसी पॉइंट से हमने एक नॉर्मल भी ड्रॉ किया। तो आखिर इस पॉइंट का भी तो कुछ नाम होगा ना, तो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं बच्चों, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस पॉइंट को देखिए यहाँ पर, इस पॉइंट को कहेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक। तो ये हो गया हमारा रिफ्लेक्शन के टर्म्स। ये इंसिडेंट रे, ये जो आ रहा है रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल। The angle between the incident ray and normal is known as angle of incidence. The angle between the reflected ray and normal is known as angle of reflection. ये क्लियर। अब हम थोड़ा लॉज देखेंगे, रिफ्लेक्शंस के कुछ लॉज हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या लॉज है, तो इसमें दो लॉज हमें पढ़ने हैं। पहला लॉ कहता है कि द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे and the normal all lie in the same plane, all lie in the same plane at a point of incidence, at a point
point of incidence. दूसरा नियम, दूसरा लॉ क्या कहता है कि एंगल ऑफ Incidence is always equal to the angle of reflection. समझिए, अब इन लॉ को समझते हैं। पहला नियम में कहता है कि भाई, जैसे हम एक पहले प्लेन मिरर बना लेते हैं। पहले नियम में कहता है कि इंसिडेंट रे, ये हमारा इंसिडेंट रे, फिर कहता है रिफ्लेक्टेड रे, और ये नॉर्मल, ये जो हमारा नॉर्मल है, ये नॉर्मल सब एक ही प्लेन पे बच्चों लाई करेगा, एक ही प्लेन पे लाई करेगा और एक ही पॉइंट पे सारे के सारे लाई करेंगे। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ। तो पहला नियम समझिए, फिर से एक बार बता रहे हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला नियम कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल सब एक ही प्लेन पे रहेंगे और एक ही पॉइंट पे रहेंगे एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ऐसा नहीं होगा बच्चों कि मान लीजिए कि इंसिडेंस यहां हुआ है और रिफ्लेक्शन यहां हुआ, नॉर्मल हम यहां मान लेते हैं, ऐसा नहीं होता है। हम नियम हमेशा क्या होगा कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल हमेशा एक ही प्लेन पे लाई करेंगे और एक ही पॉइंट पे लाई करेंगे। तो ये होगा हमारा पहला लॉ। दूसरे नियम में क्या कहता है? दूसरे में कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस जो हमारा ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा किसके इक्वल रहेगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। मतलब हमेशा आपका क्या रहेगा? एंगल आई और एंगल आर आपका क्या रहेगा? इक्वल रहेगा दूसरे नियम में। तो बच्चों देखते हैं मिरर। अब मिरर क्या होता है? तो मिरर क्या है बच्चों? तो मिरर इज अ पॉलिश्ड सरफेस which reflects almost all the light incident on it। तो मिरर क्या है? एक पॉलिश सरफेस है, उस पे सारे इंसिडेंट लाइट क्या हो जाते हैं? रिफ्लेक्ट कर जाते हैं। अब ये मिरर जो है ना बच्चों, ये दो टाइप का हम पढ़ेंगे, ठीक। एक हमारा होगा प्लेन मिरर और दूसरा बच्चों पढ़ेंगे हम स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, प्लेन मिरर क्या है बच्चों? जो तुम लोग देख करके आए होगे, अभी तुम लोग देखे ही होगे, हमेशा देखते होगे। तो ये हमारा क्या हो गया? प्लेन मिरर। और ये हमारा क्या हो गया? स्फेरिकल मिरर। एक ये हॉलो स्फीयर है, ठीक है। ये क्या है? हॉलो स्फीयर। इसको हम क्या कहेंगे? स्फेरिकल मिरर। और इस स्फेरिकल मिरर को हम क्या कर देंगे ना, इसको दो पार्ट में ऐसे हम डिवाइड कर देंगे। याद रखना ये एक हॉलो स्फीयर है, तो एक पार्ट बच्चों ऐसा हो जाएगा और एक पार्ट बच्चों क्या हो जाएगा? ऐसा, ठीक। और मिरर है तो इसको तो हमें पॉलिश करना पड़ेगा। तो अगर हम इसे बाहर से पॉलिश कर दे रहे हैं बच्चों, बाहर तरफ से, तो इस मिरर को अब हम क्या कहेंगे? कनकेव मिरर। और अगर हम अंदर की ओर से पॉलिश कर दे रहे हैं तो इसे हम क्या कहेंगे? कॉन्वेक्स मिरर। अब यहां ध्यान से फिर से देखिए, मिरर यहां पर मिरर आर ऑफ टू टाइप्स, प्लेन मिरर, सेकंड स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर को हमने दो पार्ट में क्लासिफाई किया, एक कनकेव मिरर और एक कन्वेक्स। कनकेव मिरर क्या था? द स्फेरिकल मिरर इन विच आउटवर्ड सरफेस इज पॉलिश्ड, इनवर्ड सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नोन एज कनकेव मिरर। और कॉन्वेक्स क्या था? द स्फेरिकल मिरर इन विच इनवर्ड सरफेस इज पॉलिश्ड। इसमें क्या रहेगा? इनवर्ड सरफेस पॉलिश रहेगा। तो ऐसे मिरर को हम क्या कहेंगे? कॉन्वेक्स मिरर, ठीक। तो देखो, इमेज फॉर्म्ड ऑन अ प्लेन मिरर। अब तुम लोग से मेरा सवाल ये है, तुम लोग ये बताओ कि प्लेन मिरर में हमारा कैसा इमेज बनता है, रियल या वर्चुअल? हम ये बता देते हैं, वर्चुअल इमेज बनेगा, ठीक है। इमेज दो तरह के होते हैं, एक रियल इमेज होता है और दूसरा हमारा वर्चुअल इमेज होता है। तो प्लेन मिरर में हमारा वर्चुअल इमेज बनेगा, ठीक। पहले जान लेते हैं कि रियल इमेज होता क्या है। तो रियल इमेज वो इमेज होता है जो स्क्रीन पे ऑब्टेन होता है। द इमेज व्हिच कैन ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज। और वर्चुअल इमेज क्या होता है? द इमेज व्हिच कैन नॉट ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। तो जो स्क्रीन पे इमेज नहीं बनता वो वर्चुअल इमेज होता है, और हमारा जो प्लेन मिरर में जो अभी हम इमेज देखेंगे वो भी कैसा बनेगा? वर्चुअल बनेगा। यानी वो स्क्रीन पे नहीं बनेगा। कहाँ बनेगा? स्क्रीन के पीछे, बिहाइंड द स्क्रीन। तो देखते हैं, जैसे ये हमारा हो गया हमारा मिरर, ठीक है, और यहाँ पर हो गया छोटू, ठीक है। अब एक लाइट रे ऐसे जा रहा है, ठीक। अब आपने पढ़ा था कि लाइट रे अगर सीधा जाएगा तो वापस कैसे आएगा? तो सीधा ही आएगा, क्योंकि भाई जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो भाई ये लाइट रे सीधा जाएगा तो भाई इसी डायरेक्शन में फिर ये वापस आएगा, ऐसे करके।
अब एक लाइट रेस को अब हम ऐसे भेजते हैं, तो ये रेज ऐसे आया। बच्चों एक बात याद हमेशा याद रखना कि इमेज हमेशा ना रिफ्लेक्टेड रेज के मीट करने से बनेगा। जब भी रिफ्लेक्टेड रेज मीट करेंगे तो हमारा इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ जरा देखो, एक रिफ्लेक्टेड रेज ऐसे जा रहा है और एक ऐसे जाकर के ऐसे जा रहा है, ये कभी भी मिलेंगे नहीं मिलेंगे। एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, मिलने वाले हैं नहीं। तो इसको हम क्या करेंगे, पीछे की ओर एक्सटेंड करेंगे, पीछे एक्सटेंड करेंगे। इस रिफ्लेक्टेड रेज को हम क्या करेंगे, पीछे ऐसे करके एक्सटेंड करेंगे। इसको भी हम क्या करेंगे, इस रिफ्लेक्टेड रेज को देखिए, इसको हम क्या करेंगे, पीछे एक्सटेंड करेंगे। तो यहाँ पर जहां पर रिफ्लेक्टेड रेज मीट करेंगे वहां पर हमारा क्या बनेगा, इमेज बनेगा। देखो छोटू तैयार। तो यहाँ पर इमेज हमारा कहाँ बना है, बिहाइंड द स्क्रीन। जब इमेज बिहाइंड द स्क्रीन बने तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, वर्चुअल इमेज। ठीक, तो हमारे प्लेन मिरर में हमारा वर्चुअल इमेज बन चुका है। अब हम यहाँ पर ना बड़ा इंपॉर्टेंट है जो कि यहाँ पर आपका क्वेश्चन आ सकता है, प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज formed on a plane mirror, formed on a plane mirror। तो कुछ प्रॉपर्टी हम देखेंगे प्लेन मिरर का। ठीक है, क्या क्या वो प्रॉपर्टी है, जरा उन प्रॉपर्टी को देखा जाए तो पहला प्रॉपर्टी है कि वर्चुअल एंड एरेक्ट इमेज इज फॉर्म। वर्चुअल एंड एरेक्ट इमेज इज फॉर्म। इसका मतलब क्या है, पहले ये समझिए। वर्चुअल मतलब तो आप समझ गए कि वो इमेज जो स्क्रीन के पीछे बनता है। तो प्लेन मिरर में कैसा इमेज बनेगा, वर्चुअल। एरेक्ट का मतलब क्या होता है, तो सीधा बनता है। अब यहाँ पे देखो, ये छोटू प्रसाद सीधा यहाँ खड़ा है, सर ऊपर है, इसका भी यहाँ इमेज जो बन रहा है इसमें क्या है, सर ऊपर है, यानी कि यहाँ पे कैसा इमेज बन रहा है, इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज इज फॉर्म। दूसरा पॉइंट, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। बच्चों इसका मतलब समझो, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। अब ये जो छोटू प्रसाद हैं, ये 5 फीट के हैं। ठीक है, तो ये जो छोटू प्रसाद का जो प्लेन मिरर में इमेज बन रहा है, ये भी इमेज कितने साइज का होगा, 5 फीट का ही होगा। कितने फीट का होगा, 5 फीट का ही होगा। ये भी क्लियर हो गया। चलो तीसरा, लैटरल इन्वर्सन। ठीक, लैटरल इन्वर्सन का मतलब क्या होता है कि लेफ्ट सीम्स टू बी राइट एंड राइट सीम्स टू बी लेफ्ट। मतलब कि अगर आप प्लेन मिरर के सामने अपने लेफ्ट हैंड को हिलाते हैं, उठाते हैं, तो प्लेन मिरर में जो आपका इमेज बन रहा है उस इमेज का वो राइट हैंड होगा। ठीक है, मतलब कि लैटरल इन्वर्सन में क्या होता है, मिरर में क्या होता है कि वो लेफ्ट की चीजों को राइट में दिखाता है। ठीक है, और राइट वाली चीजों को लेफ्ट में दिखाएगा। और हम एम्बुलेंस में भी क्या देखते हैं कि हमारा एम्बुलेंस जो होता है वो उल्टा लिखा रहता है, ताकि हमारे प्लेन मिरर में, मतलब हमारे जो गाड़ी का जो मिरर होता है उसमें वो क्या हो जाए, सीधा हो जाए और हमें साफ साफ दिखाई दे कि एम्बुलेंस लिखा हुआ है। तो क्यों लिखा जाता है, तो क्योंकि प्लेन मिरर में क्या एक प्रॉपर्टी है, लैटरल इन्वर्सन, यानी लेफ्ट वाली चीजों को राइट में दिखाएगा, राइट वाली चीजों को लेफ्ट में दिखाएगा। चलो फोर्थ पॉइंट देखते हैं। हाँ जी, यहाँ देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड द मिरर। देखिएगा, द डिस्टेंस बिटवीन, किसके बीच का भाई डिस्टेंस, इमेज और मिरर। मतलब ये हमारा मिरर हुआ और ये हमारा क्या हुआ, इमेज हुआ, और इसे हम क्या कहेंगे, अभी ऑब्जेक्ट कहेंगे। ये ऑब्जेक्ट, ये मिरर और ये इमेज, ऑब्जेक्ट, मिरर और इमेज। तो जो डिस्टेंस इमेज और मिरर के बीच का होगा, जो डिस्टेंस मिरर और इमेज का भी जो बीच का डिस्टेंस होगा, वही डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में होगा। फिर से एक बार बता रहे हैं, ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच का। जैसे मान लो कि ये जो छोटू प्रसाद है, ये मिरर से ना 3 फीट के दूरी पे खड़ा है। 3 फीट नहीं लगता, 20 सेंटीमीटर समझता हूं, 20 सेंटीमीटर के दूरी पे खड़ा है। ये छोटू प्रसाद मिरर से 20% के दूरी पे खड़ा है। अब ये छोटू प्रसाद का यहाँ क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है। तो ये इमेज भी ना मिरर से कितने डिस्टेंस पे बनेगा, 20 सेंटीमीटर पर। मतलब जो इमेज भी बनेगा वो मिरर से कितने दूरी पर, 20 सेंटीमीटर। ये छोटू प्रसाद अगर दूर चला जाता है, 30 सेंटीमीटर पर आ जाएगा, तो इमेज भी 10% पीछे खिसक जाएगा। तो मिरर और इमेज के बीच का भी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर हो जाएगा।
तो ये चीज समझ में आया, द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड द मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द मिरर। कोई दिक्कत? अब जैसे मान लो कि हम क्वेश्चन पूछें, छोटू प्रसाद और इमेज के बीच में, मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में कितना डिस्टेंस, कितना हो जाएगा? 20 भाई इधर है, 20 इधर है, 40। कंफ्यूज मत होइएगा, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। आपसे पूछ देगा कि हाँ मिरर और इमेज के बीच का डिस्टेंस बताइए, तो आप देख लेंगे कि ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच का डिस्टेंस क्या है, वही डिस्टेंस क्या होगा मिरर और इमेज के बीच का। क्वेश्चन घुमा के ऐसे पूछेगा, बताइए कि कहेगा क्वेश्चन में ना कि ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच का डिस्टेंस जो है ना वो 10 है, ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच का डिस्टेंस 10 है, तो बताइए ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? तो भाई 20 हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच का डिस्टेंस 10 था, तो भाई जो इमेज बनेगा वो भी मिरर से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से बनेगा। 10 इधर कितना हो जाएगा? 20। तो क्लियर हो गया ये सारा चीज। कर्वेचर लिया, रेडियस ऑफ कर्वेचर का बिल्कुल आप हाफ कर दीजिएगा तो आपको फोकल लेंथ मिल जाएगा। हाँ बच्चों, फाइंडिंग द इमेज बाय रे ट्रेसिंग जरा ध्यान देना, क्योंकि जरूरी है, और आपका बोर्ड का जो क्वेश्चन है ना, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है। तो क्या है, अब हम लोग को देखना है इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर जा रहा है और एक आपका ऐसे जा रहा है, इमेज तो बनने वाला है नहीं। चलो अब देखते हैं साइन कन्वेंशन। अब हमको तो हाँ बच्चों, आज हम लोग को देखना है सेकंड पार्ट लाइट का। तो हम लोगों ने मिरर के बारे में डिस्कस कर लिया था। मिरर आर ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट प्लेन मिरर और दूसरा क्या था? स्फेरिकल मिरर। और हमने प्लेन मिरर का प्रॉपर्टीज भी पढ़ लिया था। तो आज हमें स्फेरिकल मिरर देखना है। तो सबसे पहले स्फेरिकल मिरर का टर्म्स देखते हैं। पहले देखिए, फिर से एक बार रिवीजन हम कराते हैं। जैसे मिरर मैंने बताया दो तरह का, एक हमारा प्लेन मिरर, दूसरा मैंने क्या बताया था? स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर हमारा हो चुका था, स्फेरिकल मिरर हमें देखना था। तो स्फेरिकल मैंने मिरर के बारे में क्या बताया था? एक हॉलो स्फीयर है, ठीक है, जिसको हम क्या करते हैं कि दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। मैंने बताया था एक पार्ट ये हो जाता था और एक पार्ट ये। अगर हम बाहर से पॉलिश कर दिए थे तो कनकेव मिरर हमने कहा था, और अगर हम अंदर से पॉलिश कर देते हैं तो इसे हम कहेंगे कन्वेक्स मिरर, ठीक। तो अब हम लोग ना इसी स्फेरिकल मिरर का ना टर्म्स देखने वाले हैं। तो टर्म्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, तो हम स्फेरिकल मिरर बना रहे हैं। अब ये तो अगर हम बाहर से अगर आउटवर्ड सरफेस अगर हम पॉलिश कर देते हैं तो ऐसे मिरर को हम क्या कहेंगे? कनकेव मिरर। ये क्या हो गया हमारा? कनकेव मिरर। ये हमारा कनकेव मिरर हो गया। अब यहां पर देखिए, ये पहले मिरर कैसा था? ये जो मिरर था ये पहले कैसा था? बिल्कुल ऐसा था। ये पहले कुछ ऐसा था, ठीक। हमने इसे डिवाइड कर दिया और आधे पार्ट को जब हमने पॉलिश कर दिया तो ये कनकेव हो गया था। तो ये देखिए, इसका जो सबसे सेंटर पार्ट होगा, जैसे एक सर्कल आपको दिख रहा होगा, तो जो सबसे सेंटर पार्ट होगा इसको हम लोग कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। अब इसको हटा देते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर हमने समझ लिया। और ये जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है जहां पर रिफ्लेक्शन होगा, इस रिफ्लेक्शन का जो सबसे मिड पॉइंट होगा उसे हम कहेंगे पोल, उसे हम कहेंगे पोल। और जो लाइन, समझिएगा, और जो लाइन पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करता हो उस लाइन को हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब इस लाइन को क्या कहेंगे? द लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। और सी को हमने क्या कहा था? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, पी यानी कि पोल, ये हो गया। और भी इसमें कुछ टर्म्स हैं जैसे हमको देखना है। जैसे यहां से मतलब ये सेंटर जो है और ये पोल का हम ले लेते हैं, यहां से यहां तक के डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे? हमने मैथ्स में भी पढ़ा था सर्कल का, जब हम आधा ले लेते थे तो उसको हम क्या कहते थे? रेडियस। तो इसको हम कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। जैसे ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस आप जो देख रहे हैं, यहाँ पर जो हमारा रिफ्लेक्शन होगा, जो हमारा इमेज बनेगा, तो यहाँ पर जो इसका जो डायमीटर है, द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नोन एज एपर्चर। मतलब कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस के इस डायमीटर को हम क्या कहेंगे? एपर्चर कहेंगे बच्चों। एक टर्म और इसमें रह गया है, जैसे कोई भी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा बच्चों। कैसे जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल,
तो वो क्या करेगा, आपका ये कनकेव मिरर है तो ये लाइट को कन्वर्ज करेगा। आपको ये भी बात याद रखना है कि कनकेव मिरर जो होता है वो कन्वर्जिंग होता है, इसको हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहेंगे, मतलब ये लाइट को कन्वर्ज करेगा। देखिए कैसे, अगर यहाँ पे लाइट पैरेलली गया है तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से गुजरेगा उस पॉइंट को हम कहेंगे प्रिंसिपल फोकस। तो एक लाइट रेज और ले लेते हैं, ये भी देखिए बिल्कुल कैसे जा रहा है लाइट, ये भी लाइट जो लाइट रेज गया है ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो ये भी पता है आपको कन्वर्ज करके कहां से गुजरेगा, प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस से गुजरेगा। तो फोकस भी हम समझ गए कि जब लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है तो लाइट कन्वर्ज करके प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से गुजरता है उस पॉइंट को हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। तो ये हुआ हमारा कुछ टर्म्स हो गए स्फेरिकल मिरर के। हाँ तो बच्चों हमने क्या देखा था, हमने क्या क्या देख लिया, पोल देख लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर देख लिया, फोकल लेंथ फोकस देख लिया, ठीक है। एक बार फिर से मैं डायग्राम बना करके आपको रिवाइज फिर से एक बार करा दे रहा हूँ ताकि इस चीज को, इस क्वेश्चन को हम अच्छे से समझ सकें। जैसे ये हमारा था सेंटर ऑफ, ये हमारा क्या था कनकेव मिरर, बच्चों ये क्या था फोकस था, ये पोल था बच्चों, ये क्या था फोकस था, ये क्या बनाया था सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। तो हम क्या कर रहे हैं, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को हमने क्या कहा था बच्चों, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या रिलेशन है रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ का। बच्चों फोकल लेंथ मैंने नहीं बताया, देखो फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहेंगे। याद रखिए द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड फोकस इज नोन एज फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक, इसके बीच का रिलेशन क्या है। तो बच्चों F = R/2, ठीक। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि कनकेव मिरर है, समझो यहाँ पर ज्यादा क्लियर होगा। एक कनकेव मिरर है जो कि हॉलो स्फीयर ऑफ रेडियस, इसका रेडियस देखिए बच्चों दिया हुआ, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है 24 सेंटीमीटर, और हमको निकालना क्या है, तो फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, R/2 यानी 24/2 यानी 12 सेंटीमीटर, ठीक, 12 सेंटीमीटर। मतलब फोकल लेंथ का बच्चों डबल होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, या ऐसे भी कर सकते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा लेंथ होगा क्या हमारा, फोकल लेंथ। तो कभी कभी आपका न्यूमेरिकल में क्या रहेगा ना कि आपको फोकल लेंथ नहीं दिया रहेगा, आपको दिया रहेगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आप न्यूमेरिकल में खोजिएगा क्या कि फोकल लेंथ क्या है, फोकल लेंथ क्या है, फोकल लेंथ क्या है। तो बच्चों वहां कंफ्यूज नहीं होना है, वहां पर आप देखेंगे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया, रेडियस ऑफ कर्वेचर का बिल्कुल आप हाफ कर दीजिएगा तो आपको फोकल लेंथ मिल जाएगा। फार्मूला भी यहां पर है F = R/2। हाँ बच्चों फाइंडिंग द इमेज बाय रे ट्रेसिंग, जरा हमें इसे समझना है। जैसे मैंने ये कौन सा मिरर बनाया, अभी कोई मिरर ही नहीं है, अब तो पॉलिश करेंगे ना। तो अगर मैंने आउटवर्ड सरफेस पॉलिश कर दिया तो ये कौन सा मिरर हो गया हमारा, कनकेव। अगर मैं इन्वर्ट कर देता तो कन्वेक्स हो जाता। तो अब हमें इमेज फाइंड करना है बच्चों, ठीक है। तो पहले हम कुछ टर्म्स बन लिख लेते हैं, जैसे पोल, ये हमारा फोकल लेंथ, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपको हम बता रहे हैं समझिएगा, अगर कोई भी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, जैसे इस लाइन को हम क्या कहते हैं, द लाइन जॉइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। जैसे ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर कोई भी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के एकदम पैरेलल जाता हो, ठीक है, तो वो कहां से गुजरेगा बच्चों, हमेशा याद रखना फोकस से गुजरेगा। ये चीज हमेशा हमें याद रखना है कि कोई भी लाइट रेज अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो वो फोकस से गुजरेगा, ठीक। दूसरा बच्चों समझो थोड़ा, ये मान लो केस 1, यहाँ पर अब हम केस 2 देखते हैं। देखो बच्चों बाहर से पॉलिश किया, यानी कौन सा मिरर हो गया, ये कनकेव। ये वाला पॉइंट बच्चों पोल, ये वाला फोकस, यहाँ क्या होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर बच्चों लाइट जो है इस पर फोकस से जा रहा है, समझना लाइट इस पर कैसे जा रहा है, फोकस से जा रहा है। अरे मेरा तो थोड़ा फोकस इधर हो गया, कोई बात नहीं, फोकस ही को थोड़ा इधर कर देता हूं। अब लाइट हमारा देखो कैसे जा रहा है, फोकस से जा रहा है। तो बच्चों जब लाइट फोकस से जाएगा ना तो पता है कैसे लौटेगा वापस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। कैसे लौटेगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। देखो जस्ट उल्टा हो गया, यहां पर लाइट रेज जो था वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा था, तो लाइट रेज कहां से गुजर रहा था, फोकस से। और जब फोकस से जाएगा तो वापस कैसे आएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। समझ में आ गया, एकदम एक दूसरे का क्या है, अपोजिट है। थर्ड वाला केस समझो बच्चों, फिर से मैंने बनाया कनकेव मिरर। ये बच्चों हमारा पोल, ये बच्चों हमारा यहाँ पर होगा फोकस, ये बच्चों होगा यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर।
अब यहाँ थर्ड केस में क्या है कि लाइट जो है बच्चा इस बार सेंटर से ही जा रहा है, पैरेलल ले गए, फोकस से ले गए, इस बार हम ना सेंटर से ले जा रहे हैं। देखो लाइट जो है ना थोड़ा टेढ़ा हो गया, इस पर लाइट हमारा कैसे जा रहा है, एकदम सेंटर से ऐसे करके, ये सेंटर से सीधा गया। तो जब सेंटर से जब सीधा जाएगा ना तो पता है वापस कैसे आएगा बच्चों, इस वापस ये लौट जाएगा लाइट इसी डायरेक्शन में, जैसे जाएगा वैसे ही ये वापस लौट आएगा उसी डायरेक्शन में। तो ये तीन केस, इसको याद रखना है। क्लियर? ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं इमेज फॉर्म्ड बाय अ कनकेव मिरर कि आखिर हमने ये चीज देख लिया था ना, प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल जाता है तो वो फोकस से गुजरता है, फोकस से जाता है तो प्रिंसिपल एक्सिस से गुजरता है तो उसके पैरेलल। अगर कोई लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता है तो जैसे वो जाता है उसी पाथ से वापस लौट आता है। तो अब हम देखेंगे कि किस तरह से करके मिरर में हमारा इमेज बनेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ ऑब्जेक्ट पोजीशन है, यहाँ इमेज पोजीशन है, नेचर ऑफ इमेज। ऑब्जेक्ट पोजीशन यानी कि आप जहाँ खड़े हैं, इमेज पोजीशन यानी आपका जहाँ मिरर में जो इमेज बन रहा है वो पोजीशन, और नेचर ऑफ इमेज यानी कि हमारा इमेज कैसा होगा, छोटा होगा, बड़ा होगा, ठीक है, उल्टा इमेज बनेगा या सीधा इमेज बनेगा। तो आइए इसको हम लोग अच्छे से डायग्राम को देख करके समझते हैं। तो देखिए ऑब्जेक्ट पोजीशन जो है इंफिनिटी है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है जो कि एकदम इंफिनिटी पर है, तो देखिए उसका इमेज कहाँ बनेगा, तो उसका इमेज ना बच्चों फोकस पे बनेगा। कैसा नेचर होगा, तो बाबू वो रियल बनेगा और पॉइंट साइज, मतलब एकदम पॉइंट साइज इमेज बनेगा। देखो कैसे, ये जो ऑब्जेक्ट है ये इंफिनिटी पर है और लाइट रेज देखिए पैरेलल ही जा रहा है। अगर कोई चीज इंफिनिटी पे होता है तो हम लाइट रेज को पैरेलल ले जाते हैं। ये लाइट रेज पैरेलल जा रहा है और ये रिफ्लेक्ट है, ये देखो ब्लैक कलर से जा रहा है, और जो ब्लू कलर से आ रहा है वो रिफ्लेक्टेड रेज है। ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज देखिए कहां पर मिल रहे हैं, इस पॉइंट पर मिल रहे हैं, इस पॉइंट पर, और ये पॉइंट कहां पर है, फोकस पे, यानी कि हमारा इमेज कहां बना, तो फोकस पे बना। कैसा ये नेचर कैसा रहा हमारा, तो नेचर रहा भाई देखो स्क्रीन पे बन रहा है यानी कि वो हो गया रियल, ठीक है। कैसा इमेज, कितना इमेज बड़ा बन रहा है या छोटा बन रहा है, नहीं, ये पॉइंट साइज बन रहा है। कैसा बन रहा है, पॉइंट साइज। देखिए हमारा रिफ्लेक्टेड है यहीं पर फोकस पे ही मीट किया तो पॉइंट साइज इमेज बनेगा। चलो अब दूसरे डायग्राम को समझते हैं। अभी तक तो हमारा इमेज ऑब्जेक्ट जो था वो इंफिनिटी पर था, अब थोड़ा ऑब्जेक्ट को हम थोड़ा और इधर लाते हैं, यानी कि बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी के बीच में। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो ऑब्जेक्ट है बी ए, हम ऐसे करके खड़ा है, बी सर को बोलेंगे और ए नीचे वाले पोर्शन को कहेंगे, लोअर पोर्शन को। तो एक लाइट रेज जो है बच्चों वो पैरेलल ही जा रहा है। आपको मालूम है कि पैरेलल जाएगा तो वो कहां से गुजरेगा बच्चों, वो फोकस से गुजरेगा। देखो थोड़ा सा मैंने यहाँ फोकस गड़बड़ कर दिया है, तो फोकस जो होगा देखो ये है हमारा फोकस, ठीक। तो लाइट रेज देखो पैरेलल ही जा रहा है तो वो कहां से गुजर रहा है, फोकस से गुजर रहा है, ठीक। एक लाइट रेज हमें और चाहिए इमेज बनाने के लिए, तो एक लाइट रेज देखो कैसे जा रहा है, सेंटर से जा रहा है। तो बाबू मालूम है तुम लोगों को कि अगर कोई लाइट रेज सेंटर से जाएगा तो जैसे जाएगा वो वैसे वापस लौटेगा। तो देखो वापस लौट रहा था और एक रिफ्लेक्टेड रेज ऐसे आ रहा था, दोनों रिफ्लेक्टेड रेज यहां पर मीट किए, यानी हमारा इमेज कहां बना, बिटवीन एफ एंड सी, बिटवीन एफ एंड सी। अब देखो ये बी ए था, अब ये क्या बन गया ए बी, यानी कि भाई ये उल्टा इमेज बनेगा हमारा। तो कैसे, पहली बात तो ये स्क्रीन पे बन रहा है तो रियल इमेज, और ये हमारे ऑब्जेक्ट से क्या बनेगा, छोटा बनेगा, यानी स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। और देखो इन्वर्टेड लिखा है मैंने बच्चों, इन्वर्टेड मतलब होता है उल्टा। देखो ये पहले बी सर जो था बी वो ऊपर था, पैर जो था वो ए था, लेकिन यहाँ क्या हो गया, ए ऊपर चला गया, बी नीचे आ गया। तो यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगा तो उसका इमेज तो हमने जान लिया कि बिटवीन एफ एंड सी के बीच में बनेगा, और नेचर कैसा होगा इमेज का, तो वो रियल होगा, स्क्रीन पे बना, स्मॉलर बनेगा, दूसरा इन्वर्टेड बनेगा, उल्टा बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। अब जो है थोड़ा सा ऑब्जेक्ट को ना हम और थोड़ा इधर लेकर के आते हैं। इंफिनिटी से हमने इंफिनिटी और सेंटर के बीच में ले आया, अब हम सीधा ऑब्जेक्ट को कहां खड़ा कर दिए, हमने सेंटर पे खड़ा कर दिया। देखिए तो सेंटर पे जब ऑब्जेक्ट खड़ा हो गया, देखिए बी ए सेंटर पे जब ऑब्जेक्ट खड़ा हो गया तो यहां पर क्या है बच्चा कि देखो एक लाइट रेज पैरेलल जा रहा है, पैरेलल जाएगा तो कहां से गुजरेगा, फोकस से बच्चों, फोकस से। देखो ये लाइट रेज ऐसे पैरेलल गया, फोकस से ऐसे गुजर रहा है। एक लाइट रेज कैसे जा रहा है भाई, फोकस से जा रहा है, तो मानो में भी फोकस से जाएगा तो वो पैरेलली वापस लौटेगा प्रिंसिपल एक्सिस के। तो देखो पैरेलली दोनों कहां मिले, तो सी पे मिले बच्चों। मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट सी पर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा, तो इमेज भी कहां बनेगा हमारा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा। और ये स्क्रीन पे बन रहा है तो रियल। और बच्चों ध्यान देने वाली बात है, सेम साइज बनेगा,
मतलब जो ऑब्जेक्ट का हाइट होगा वही इमेज का भी होगा, यानी कि सेम साइज बनने वाला है। तो रियल बन रहा है और देखिए ये भी उल्टा बनेगा। देखिए ये बी ए है, ये भी क्या इमेज कैसे बन गया ए बी, यानी उल्टा बना, यानी इन्वर्टेड। ऐसा आपको याद भी रखना है कि जब भी रियल इमेज बनता है ना तो इन्वर्टेड इमेज हमेशा हमारा बनेगा, और जब वर्चुअल बनेगा ना तो इरेक्ट बनेगा। तो वो भी केस हम आगे देखते हैं। ये 3 हो गए, 3 केस और हैं। तो चलो बच्चों अब आगे देखते हैं। अगले केस में हमने ऑब्जेक्ट को कहां रखा था, सी पे। अब हम ऑब्जेक्ट को और इधर लाएंगे। तो भाई सी पर था, अब कहां आ गया, बिटवीन सी एंड एफ। बच्चों बिटवीन सी एंड एफ। अब हमारा ऑब्जेक्ट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है। अब हम देखते हैं हमारा इमेज कहां बनेगा। पहले हम रे डायग्राम को देख लेते हैं बच्चों। एक लाइट है हमारा कैसे गया, पैरेलल गया। तो पैरेलल गया तो बच्चों कहां से गुजरेगा, फोकस से। कहां से, फोकस से, ठीक। दूसरा जो लाइट है वो देखो सेंटर्स ऑफ कर्वेचर से गया, ये देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया। तो आपको मालूम है जैसे जाएगा वैसे ही वो वापस लौटेगा। तो भाई ये रिफ्लेक्टेड रेज कहां मीट किया, यहां, मतलब सी के और इंफिनिटी के बीच में। तो देखो हमारे यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि इमेज पोजीशन, इमेज कहां बनेगा, बिटवीन सी एंड इंफिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट हमारा कहां है, सी और एफ के बीच में। अच्छा इमेज का नेचर भी देखना है बच्चों। तो नेचर तो आपने देख लिया कि भाई स्क्रीन पे बन रहा है यानी रियल, ये बी ए है और ये क्या बन गया, ए डैश बी डैश, यानी उल्टा बन गया है। बी ऊपर था तो यहाँ नीचे हो गया, यानी इन्वर्टेड बन रहा है। और क्या, हमारे ऑब्जेक्ट से बड़ा बन रहा है, यानी रियल, इनलार्ज एंड इन्वर्टेड। कोई दिक्कत नहीं। अब अगला केस देखते हैं। अब हमने सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा था। अब हम ऑब्जेक्ट को और इधर लाएंगे, यानी कि अब हमने कहां ला करके रख दिया, ऑब्जेक्ट को फोकस पे ला के रख दिया बच्चों। तो जब फोकस पे रख दिया तो हमारा इमेज कहां बनता है बच्चों, देखो इंफिनिटी। याद करो पहला केस में मैंने बताया था कि अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रहता है तो उसका इमेज कहां बनता है, फोकस पे बनता है। अब हमने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दिया है, तब हमारा इमेज कहां बनेगा, तो देखो बच्चों इंफिनिटी पे, जस्ट इसका उल्टा। पर इसको समझते, देखो ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पे है, एक लाइट इस पैरेलल गया तो देखो ये फोकस से गुजरा, ठीक। आए हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेजा, जैसे गया वैसे आया, यानी कि ये देखो लाइट पैरेलली आ रही है, यानी कि ये जाकर के ना इंफिनिटी पे कहीं मिलेंगे ये रिफ्लेक्टेड रेज। तो हमारा इमेज कहां बन गया, एट इंफिनिटी। भाई नेचर की बात कर लेते हैं तो स्क्रीन पे ही बनेगा तो रियल, और बच्चों इनलार्ज्ड इमेज बनेगा, याद रखना है इनलार्ज्ड बनेगा, और रियल है तो इन्वर्टेड होगा। अब अगला केस बच्चों, फोकस तक तो हमने ले आया, अब हम थोड़ा और इधर लाते हैं। अब कहां लाएंगे सर, तो फोकस और पोल के बीच में। तो यहां पर थोड़ा बच्चों ध्यान देना क्योंकि जरूरी है, और आपका बोर्ड का जो क्वेश्चन है ना, बहुत सारा क्वेश्चन यहां से आ रहा है। तो क्या है, देखो फोकस और पोल के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया बी ए, ठीक है। मैंने बताया था बी आपका हेड है और ए क्या आपका लोअर पोर्शन है, लेग। तो एक हमने देखो भाई थोड़ा डायग्राम में यहां पर थोड़ा ऐसे ही हमने लाइट एक पैरेलली भेजा है, तो ये कहां से गुजर रहा है, फोकस से, दिख रहा है आपको फोकस से, और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो जैसे जाएगा ये वैसे वापस लौट जाएगा। तो ये रिफ्लेक्टेड रेज बच्चों ऐसे है कुछ इस तरीके से, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, ये कभी भी आपस में मीट करने वाले, मिलने वाले नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्टेड रेज को पीछे की ओर एक्सटेंड करना पड़ता है, ठीक है। रिफ्लेक्टेड रेज जो है, देखो ये रिफ्लेक्टेड रेज ये आ रहा है, इसको हम पीछे ऐसे एक्सटेंड करके यहाँ ले गए। एक रिफ्लेक्टेड रेज क्या है हमारा, ये है, इसको भी हम क्या करेंगे, पीछे की ओर एक्सटेंड करेंगे, और जहां पर बच्चों ये मिलेगा वहीं पर हमारा क्या बनेगा, इमेज। और इस बार जो इमेज बन रहा है बच्चों कहां बन रहा है, स्क्रीन पे नहीं बन रहा है, रियल नहीं बन रहा है, इस बार स्क्रीन के पीछे बन रहा है, बिहाइंड द मिरर, यानी कि इस बार इमेज पोजीशन क्या होगा, बिहाइंड द मिरर। और नेचर क्या हो जाएगा, भाई आप देख रहे हैं बी ऊपर है, इसका भी ऊपर है, ए नीचे, यानी वर्चुअल बन रहा है, मतलब स्क्रीन के पीछे बन रहा है यानी वर्चुअल, और इनलार्ज बन रहा है बच्चों। देखो यहाँ ऑब्जेक्ट का हाइट और यहाँ इमेज का हाइट, तो भाई इमेज जो है इनलार्ज बनेगा और इरेक्ट बन रहा है, यानी सीधा बन रहा है। चलो अब हम लोग को देखना है इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर का हमको देखना है, कॉन्वेक्स मिरर में हमारा कैसा इमेज बनेगा। कनकेव का तो देख लिया हमने, कॉन्वेक्स का देखिए। तो कॉन्वेक्स में क्या है कि हमारा ऑब्जेक्ट कहां है बच्चा, देखो ऑब्जेक्ट रखा गया है इंफिनिटी और पोल के बीच में, इंफिनिटी और पोल के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट है। तो देखो लाइट जो हमारा ये कैसे जा रहा है, पैरेलल जा रहा है, एकदम पैरेलल जाएगा तो कहां से, ये देखिएगा कॉन्वेक्स मिरर है बच्चा, एक बात याद रखिए, कॉन्वेक्स मिरर जो होता है ये डाइवर्जिंग मिरर होता है, याद रखिएगा कॉन्वेक्स मिरर जो होता है हमारा डाइवर्जिंग मिरर है। ये लाइट रेज को क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा बच्चों। तो लाइट रे आ रहा है और ये लाइट को क्या किया, उधर डाइवर्ज कर दिया,
ठीक है। एक लाइट रेज देखो एकदम सेंटर से भेजा गया, क्योंकि देखिए इसका सेंटर किस साइड होता है मैं वो भी बताता हूँ। तो एक लाइट रेज देखो एकदम सीधा सेंटर के पास गया, तो आपको मालूम है कि जैसे जाएगा ये वैसे ही वापस लौटेगा, ठीक है, मतलब इसी डायरेक्शन में, मतलब इधर कहीं जाएगा। तो फिर से एक आपका ऐसे जा रहा है और एक आपका ऐसे जा रहा है, इमेज तो बनने वाला है नहीं। लेकिन मिरर में क्या होता है, इमेज तो बनता है, लेकिन यहाँ पर जो इमेज बनेगा वो इमेज कहाँ बनेगा, स्क्रीन पे नहीं बन करके पीछे बनेगा। तो पीछे बनेगा तो हमें अपने रिफ्लेक्टेड रेज को पीछे की ओर एक्सटेंड करना होगा। जैसे ये रिफ्लेक्टेड रेज, इसको देखो मैंने पीछे एक्सटेंड किया, क्योंकि ये देखो पैरेलल ही आ रहा था और ये डाइवर्ज कर गया। तो पैरेलल कोई भी आता है तो भाई रूल्स वही है, फोकस पे ही जाके मिलेगा। तो इसके रिफ्लेक्टेड रेज को, ये जो लाइट पैरेलल गया और रिफ्लेक्ट इधर किया, इस रिफ्लेक्टेड रेज को अगर हम पीछे एक्सटेंड करते हैं तो देखो बच्चों फोकस पे ही जाके मिला, ठीक। और ये जैसे जाएगा सेंटर से वैसे ही वापस लौट आएगा, मतलब ये सेंटर। तो दोनों रेज जो है रिफ्लेक्टेड रेज देखिए यहाँ पर मीट कर रहे हैं। कहाँ पर मीट, इमेज कहाँ बनेगा, बिटवीन फोकस एंड द पोल, बिटवीन फोकस एंड द पोल, पोल और फोकस के बीच में इमेज बनेगा। और इमेज बनता रहा है तो बिहाइंड द मिरर बन रहा है, यानी कि वर्चुअल। अब वर्चुअल बना और देखिए सीधा बना है, ये इसका बी, ये ए, सर हो गया बी ए, यहाँ पे भी बी ए, मतलब सर इसका बी ऊपर है, इसका बी, यानी कि वर्चुअल तो बन ही रहा है, साथ में इरेक्ट भी है। हमेशा वर्चुअल इरेक्ट साथ ही में होता है वैसे। तो वर्चुअल बन रहा है बच्चों और इरेक्ट बन रहा है, और क्या बन रहा है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से क्या बनेगा, हमारा इमेज छोटा बनेगा कॉन्वेक्स मिरर में, ठीक। अब दूसरा एक, ये तो पहला हो गया, अब दूसरा डायग्राम देखते हैं। चलिए ये दूसरा वाला डायग्राम हमारा कॉन्वेक्स मिरर का। तो इसमें जो ऑब्जेक्ट जो है ना हमारा कहाँ है, इंफिनिटी पे। तो आपको तो मालूम है कि लाइट रेज कैसे आएंगे, पैरेलल। तो भाई देखो लाइट पैरेलल आ रहा है और ये इधर कॉन्वेक्स मिरर है तो लाइट को डाइवर्ज कर दिया। लेकिन इस रिफ्लेक्टेड रेज को हम पीछे की ओर एक्सटेंड करेंगे तो ये कहाँ पर मिलेगा, फोकस पे मिलेगा। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पर है तो इमेज हमारा कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। और कैसा बनेगा बच्चों, तो याद रखिएगा वर्चुअल बनेगा और पॉइंट साइज बनेगा, मतलब पॉइंट साइज एकदम बनेगा। तो थोड़ा सा ना इसमें और कुछ एक्स्ट्रा समझना है हमको, जैसे कि समझ लीजिए ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है बच्चों, ठीक है। अगर अंदर की ओर से पॉलिश कर दिए तो ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया, इसको हम पोल कहते हैं। अब कंफ्यूजन हो रहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर लिख लेते हैं, फोकस इधर लिख लेते हैं, क्यों ऐसा, देखो इसको अगर हम ऐसे करेंगे या आखिर ऐसे ही ना होगा, पहले तो ऐसा ही था ये मिरर, तो इसका सेंटर कहाँ होगा, बीच में। सेंटर के बीच में क्या होता है, फोकस होता है। तो अब समझ में आया कि इसका फोकस और सेंटर क्यों ऐसा होता है। लेकिन आप तो कभी इधर खड़े रहेंगे नहीं, हमेशा कहाँ रहिएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ, पॉलिश की तरफ रहिएगा नहीं, आप तो हमेशा यहीं रहोगे। तो इसका फोकस और सेंटर इधर होता है। चलिए आई होप आप लोग को सब चीज क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, चलो अब देखते हैं साइन कन्वेंशन। अब हमको न्यूमेरिकल, इस चैप्टर में क्या है कि हमको न्यूमेरिकल बनाना है। अब न्यूमेरिकल बनाना है बच्चों तो हमको ना साइन कन्वेंशन बहुत अच्छे से समझना होगा, क्योंकि अगर आप साइन कन्वेंशन अच्छे से समझ गए तो आपके लिए न्यूमेरिकल का जो पार्ट है वो बहुत ही आसान हो जाने वाला है। तो चलिए न्यूमेरिकल को समझने के लिए पहले साइन कन्वेंशन को समझते हैं, और साइन कन्वेंशन समझने से थोड़ा सा हम कुछ टर्म्स को पहले जान लेते हैं, तभी हम लोग बहुत बेहतर ढंग से साइन कन्वेंशन को समझ पाएंगे। जैसे बच्चों u का मतलब होगा आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, u का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और जितने भी डिस्टेंस मेजर किए जाएंगे ना वो पोल से किए जाएंगे। हम जैसे कि एक बना दे रहे हैं, ये हो गया हमारा कनकेव मिरर, हमने बाहर से पॉलिश कर दिया तो ये हो गया कनकेव, ये पोल, यहाँ फोकस होगा, यहाँ पर हमारा सेंटर होगा, ठीक है। अब मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं पर खड़ा होगा, जैसे ये ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं वो कहाँ से करेंगे, पोल से करेंगे। मतलब वो पोल से कितने दूरी पे खड़ा है, मतलब जितना भी चीज यहाँ टर्म्स लिखेंगे समझिए कि वो सारे का डिस्टेंस हम कहाँ से मेजर कर रहे हैं, पोल से। तो u का मतलब होता है बच्चा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v का मतलब होता है इमेज डिस्टेंस, f का मतलब होता है बच्चों फोकल लेंथ। f का मतलब फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कहता है डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड पोल, ये पोल और फोकस के बीच के डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहते हैं, ठीक। r का मतलब आप मैंने बच्चों बताया था रेडियस ऑफ कर्वेचर। बच्चों hi का मतलब होता है, कहीं कहीं hi रहता है तो कहीं बच्चों he रहता है, ठीक है, hi या he। इसका मतलब होता है hi का मतलब होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ho का मतलब होता है बच्चों हाइट ऑफ सॉरी ये हाइट ऑफ इमेज होगा, hi हाइट ऑफ इमेज, और ho का मतलब होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट।
ये जितने ये जो है ना, ये चारों ये जो u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी ऑब्जेक्ट कहाँ खड़ा है, v यानी जहाँ पर इमेज बने, इधर बने चाहे इधर बने, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सारे का डिस्टेंस हम मेजर करेंगे पोल से करेंगे। ठीक, ये चीज क्लियर। अब थोड़ा इसमें हमको साइन कन्वेंशन में ना कहीं कहीं जैसे कि ये जो है ना ऑब्जेक्ट ये पोल से 20 सेंटीमीटर पे खड़ा है, मान लेते हैं ये 20 सेंटीमीटर पर खड़ा है, ये जो ऑब्जेक्ट है। थोड़ा ऑब्जेक्ट को अच्छे से बना देते हैं, मान लो इसको। ये ऑब्जेक्ट जो है पोल से 20 सेंटीमीटर पे खड़ा है। तो बच्चों हम तो सीधा सा तुम लोग कहोगे कि हाँ सर u हमको पता चल गया, u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी u हो जाएगा सर 20 सेंटीमीटर। नहीं बच्चों, यहाँ साइन कन्वेंशन थोड़ा हमको समझना होगा, सीधा आप 20 सेंटीमीटर नहीं लिख सकते हैं, पहले समझिए इसको। हम क्या करेंगे ना कि ऐसे करके एक लाइन बाउंड्री, एक बाउंड्री बना देते हैं। ठीक है, अब ऐसे करके हमने एक बाउंड्री बना दी। इस साइड को हम कर देंगे लेफ्ट और इधर वाले को कर दूंगा राइट। ठीक है, जो भी चीज लेफ्ट में होगा उसको हम लेंगे टेकन एज नेगेटिव, जो भी चीज लेफ्ट में रहेगा उसको लेंगे टेकन एज नेगेटिव, और जो भी चीज राइट में रहेगा उसको हम लेंगे पॉजिटिव। ठीक, जैसे हम मान लेते हैं कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है बच्चा, ऑब्जेक्ट जो है वो किस साइड है, लेफ्ट साइड में है कि राइट साइड में है, लेफ्ट साइड में है। तो यहां पर हम u इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, -20 सेंटीमीटर। मैंने क्या बोला कि जो भी चीज लेफ्ट में रहेगा उसको नेगेटिव लेना, तो u हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। ठीक, अब इमेज का बच्चा बात कर लेते हैं। अगर स्क्रीन पे बन गया इमेज तो रियल इमेज, अगर पीछे बन गया तो वर्चुअल इमेज। तो मान लेते हैं कि स्क्रीन पे ही कहीं हमारा इमेज बना है। मान लेते हैं कि हमारा इमेज यहाँ पे बन गया जी, इमेज ऐसे बनेगा। आपको तो मालूम है कि भाई वर्चुअल यहाँ पर रियल इमेज बनेगा तो इन्वर्टेड बनेगा, ये उल्टा बनने वाला है, इसकी टांगे ऊपर होंगी, सर नीचे होगा। तो भाई यहाँ पर जो u है ये ना मान लो 10 सेंटीमीटर पे बना है, मान लेते हैं। ठीक है, इमेज जो है कितने डिस्टेंस पे बना है, पोल से कितना मैंने मेजर किया, तो v बच्चा एक जरा एक बात बताओ, v लेफ्ट साइड में रियल बना है तो लेफ्ट साइड में ना है, तो इसका भी क्या लेंगे, v इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर या -10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर लेना होगा। चलिए, क्योंकि लेफ्ट साइड में है। अब फोकल लेंथ की बच्चों बात करते हैं। ठीक है, अब इसका फोकल लेंथ मान लो, इसका फोकल लेंथ भी किस साइड है, लेफ्ट साइड है, तो फोकल लेंथ मान लेते हैं कि हम 4 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, फोकल लेंथ हम मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर। तो क्या +4 सेंटीमीटर या -4 सेंटीमीटर, माइनस, क्योंकि फोकल लेंथ भी क्या है, फोकस और पोल के बीच का लेंथ को कहते हैं फोकल लेंथ, और ये भी क्या है लेफ्ट साइड में, तो -4 सेंटीमीटर होगा बच्चों। तो ये इस तरह से हमें डाटा को लिखना है। ठीक है, जो भी चीज लेफ्ट में रहेगा उसको टेकन एज नेगेटिव, अगर राइट में रहेगा तो टेकन एज पॉजिटिव। यहाँ तक क्लियर। थोड़ा सा इसको और समझते हैं। इस बार ऑब्जेक्ट जो है बाबू हमारा यहाँ पर है, आपको तो मैंने बताया था कि कॉन्केव मिरर में अगर ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रहेगा तो हमारा इमेज कैसा बनता था, वर्चुअल बनता था ना, कैसा बनता था, वर्चुअल बनता था, और बिहाइंड द मिरर इमेज बनता था। ठीक है, तो ये मान लेते हैं कि यहां से यहां तक की दूरी जो है वो 5 सेंटीमीटर है, समझ लेते हैं। ऑब्जेक्ट तो यहां खड़ा है और थोड़ा ये इमेज है तो थोड़ा इसको ऐसे दिखा देते हैं। ये ऑब्जेक्ट हमारा और ये हमारा स्क्रीन में बना इमेज। तो इमेज इस पर कहां बनेगा, जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रहेगा तो इमेज आपका बिहाइंड द मिरर बनने वाला है, मतलब यहां पर, और ऑब्जेक्ट से ना ये बड़ा बनेगा। तो यहाँ पर मान लीजिए कि ये ना पोल से ना ऑब्जेक्ट जो खड़ा है वो 5 सेंटीमीटर पे खड़ा है, तो मान लीजिए कि हमको u तो बताना होगा ना, तो u कैसे लिखेंगे, ये तो लेफ्ट साइड में, तो -5 सेंटीमीटर। ठीक, अब इमेज जो है भाई ये किस साइड बन गया है, राइट साइड बन गया है। मान लेते हैं कि ये 12 सेंटीमीटर पे बच्चा खड़ा है, तो v इक्वल टू क्या लिखेंगे, +12 सेंटीमीटर या -12 सेंटीमीटर, प्लस लिखेंगे क्योंकि भाई ये राइट साइड में, तो +12 सेंटीमीटर मतलब वर्चुअल बनेगा, आपको प्लस लिखना होगा क्योंकि वर्चुअल राइट साइड में बनता है। ठीक है, अब इसी में मान लो फोकल लेंथ मान लेते हैं कि 8 है बाबू, मान लो पोल से फोकस के बीच की दूरी जो है वो 8 सेंटीमीटर है, तो +8 सेंटीमीटर या -8 सेंटीमीटर, माइनस होगा क्योंकि भाई इसका फोकल लेंथ लेफ्ट साइड में है, तो -8 सेंटीमीटर। ठीक, अब जब रेडियस ऑफ कर्वेचर तो जान ही रहे इसी साइड होगा, मान लेते हैं इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, तो आपको बताया था कि फोकस का डबल होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या था, मतलब फोकल लेंथ अगर आपका 8 सेंटीमीटर तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो इसको आप क्या लिखिएगा, -16 सेंटीमीटर। माइनस क्यों, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या है, लेफ्ट साइड में है।
कोई दिक्कत नहीं। तो ये इस तरह से हमें डाटा को लिखना होगा। जब भी हमें ऑब्जेक्ट पोजीशन, इमेज पोजीशन, फोकल लेंथ दिया होगा तो इस तरह से हम प्लस माइनस का साइन पुट कर सकते हैं। तो प्लस यहाँ पे से प्लस 12 से हटाओ, प्लस लिखने की जरूरत है नहीं, ऐसे ही पता चल जाएगा कि प्लस है, बस आपको माइनस साइन देना बहुत ही जरूरी है। अब यहाँ तक तो हो गया। अब HI और HO को समझना है बच्चों थोड़ा। अब देखो बच्चों, कभी कभी जो हमारा इमेज है ना वो ऊपर बन जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। जब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अगर इमेज बनेगा ना तो हमको लेना है प्लस, ठीक है। अब प्लस इमेज कब बनता है? जब वर्चुअल बनता है तब ना बनता है ऊपर की ओर, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा इमेज बना वो क्या बना? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बना। तो यहाँ पर जो HI आपका होगा वो क्या होगा? आपका पॉजिटिव होगा। कभी कभी जो आपका इमेज होता है बच्चा वो आप देखते होंगे यहाँ बन जाता होगा, यहाँ पर बन जाता होगा, मतलब उल्टा इन्वर्टेड बनता है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। तो यहाँ पर आपको HI किसमें लेना है? निगेटिव लेना है। क्या लेना है? निगेटिव। मान लो ये HI जो है वर्चुअल बना है और प्रिंसिपल एक्सिस के ये ऊपर बना है और 5 सेंटीमीटर है तो प्लस 5 सेंटीमीटर। ये जो इमेज है ये रियल बना है, ठीक है, रियल बना और इन्वर्टेड बना उल्टा, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बना है। तो मान लो ये 5 सेंटीमीटर का होगा तो लिखेंगे माइनस 5 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? तो ये पूरा टर्म्स हो गया, u हो गया, v हो गया, मैंने समझा दिया। अब इसके एक हम न्यूमेरिकल बनाते हैं बच्चों। तो बच्चों अब हमने कनकेव मिरर के बारे में पढ़ लिया, समझ लिया, साइन कन्वेंशन भी देख लिया कनकेव मिरर पे। अब हम जो है ना कनकेव मिरर पर हम अब न्यूमेरिकल्स बना के प्रैक्टिस। तो सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल बनाने से पहले आपको ना एक फॉर्मूला पता होना चाहिए जिसका नाम है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला वो क्या है भाई? तो 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। v मतलब आपको पता था इमेज डिस्टेंस, u का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f का मतलब फोकल लेंथ, ठीक है। v मतलब इमेज डिस्टेंस, u मतलब ऑब्जेक्ट v मतलब इमेज डिस्टेंस, u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f मतलब फोकल लेंथ। तो ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। चलिए अब हम बनाने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन में कहता है बच्चा कि ऑब्जेक्ट जो है वो 30 सेंटीमीटर पर है। तो मान लेते हैं डायग्राम ऐसे बना लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन में कहा था कनकेव मिरर, हमने कनकेव मिरर बना लिया, हमने कनकेव मिरर यहाँ बना लिया और ऑब्जेक्ट जो है वो कितने डिस्टेंस पर है? 30 सेंटीमीटर पर है। तो मान लेते हैं कि 30 सेंटीमीटर पर हम यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? 30 सेंटीमीटर। मतलब ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमीटर। फिर क्वेश्चन में कहता है कि भाई इसमें फोकल लेंथ जो है वो कितना है? 20 सेंटीमीटर। मतलब फोकल लेंथ यानी फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस कितना है? 20 है। चलो तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं थोड़ा डाटा को। तो u हमारा कितना दिया है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर। तो क्या केवल 30 सेंटीमीटर लिखेंगे या कुछ जोड़ना होगा, माइनस लगाना होगा? क्योंकि भाई ऑब्जेक्ट किधर इसका है? क्वेश्चन में लिखा ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर ये रहा तो ऑब्जेक्ट तो इधर ही जाएगा मिरर के सामने 30 सेंट लेफ्ट साइड में। तो भाई u यहां पर हो जाएगा -30, ठीक। अब क्वेश्चन में और क्या देख रखा है? फोकस। अब इसका फोकस फोकल लेंथ भी किधर है? तो लेफ्ट साइड में ही है। तो क्या हो जाएगा? -20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में निकालने के लिए क्या बोला है? वेयर विल बी इमेज फॉर्म, इमेज निकालना है, ठीक। तो भाई हम यहाँ क्या इस्तेमाल करेंगे? तो बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला, बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला। मतलब इस फॉर्मूला का हम इस्तेमाल करेंगे। क्या था फॉर्मूला? 1/v 1/u इक्वल्स टू 1/f। अब थोड़ा बच्चों यहाँ पर अपना मैथ्स लगाना होगा हमें। v निकालना है तो v को इधर ही रहने देते हैं, v को इधर रहने देते हैं और 1/u जो है उसको उधर भेज देते हैं। तो क्या हो जाएगा? 1/f उधर था, ये 1/u को उधर हमने भेज दिया। 1/u v फोकस ये है आपका फोकल लेंथ कितना है? -20, u कितना हमारा? -30। अब चलो बच्चों 20 और 30 का एलसीएम कितना होता है बच्चों? 60 होता है। अब ये नहीं कि इसका माइनस दे देगा, यहाँ माइनस देने की जरूरत नहीं है। 20 और 30 का एलसीएम क्या होगा? 60 होगा। अब इसके टेबल में 60 कितने बार में आएगा? तो 3 टाइम्स में आएगा और इसका ये माइनस साइन लगेगा, यानी -3। फिर यहाँ पर क्या है? बीच में माइनस का साइन है। 30 के टेबल में 60 कितने बार में आएगा? कितने टाइम्स में? 2 टाइम्स में, मतलब 32 जाओ और ये माइनस जो है 13 का ये लगेगा तो -2, ठीक। तो 1/v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? -3, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 60। 1/v माइनस प्लस माइनस मतलब -1/60। अब बच्चों हम v को जो 1/v v को ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा? ये 60 जो ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? -60 सेंटीमीटर।
यानी मेरा इमेज कहाँ बनेगा, तो -60 सेंटीमीटर, माइनस साइन आ रहा है बच्चा, यानी कि इमेज भी हमारा क्या बनेगा, कहीं इधर बनेगा। यहाँ तक 30 है तो इधर कहीं हमारा इमेज बन रहा होगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब हम थोड़ा सा कॉन्वेक्स मिरर को समझते हैं। चलिए अब हमारा क्या था, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर कैसा था भाई, इस तरह का। आपको कॉन्वेक्स मिरर हमारा था, आपको हमेशा देखिएगा, हमारा मेरा जो नियम है, रूल्स है, हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस को आप लेफ्ट में रखिएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस को लेफ्ट में रखना है, ये चीज का हमेशा ध्यान रहे। ये हमारा पोल कॉन्वेक्स मिरर है, तो सेंटर यहाँ होगा, फोकस कहीं यहाँ होगा, ये सेंटर, ठीक। और रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारा लेफ्ट में होना चाहिए, ये चीज को याद रखना है। अब थोड़े इसके डाटा को हम देखते हैं। तो भाई यू हमारा क्या हो जाएगा, अगर मान लो कि यहाँ पर हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको थोड़ा बिंदी लगा, ठीक है। चलो, तो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो किस साइड है, लेफ्ट साइड में है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में तो मान लीजिए 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है, तो क्या लिखेंगे, -20 सेंटीमीटर। अब कॉन्वेक्स मिरर में हमने क्या देखा था कि जितने भी इमेज थे वो कैसे बन रहे थे, वर्चुअल बन रहे थे, मतलब कि स्क्रीन के पीछे बन रहे थे, बिहाइंड द मिरर बन रहे थे। तो मान लो कि V यहाँ पर कहीं हमारा इमेज बन रहा होगा, मान लेते कि हमारा कहीं यहाँ पर इमेज यही वाला बना है। आइए मान लो कि ये ना 15 सेंटीमीटर पे बना है, मान लेते हैं कि 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर V क्या लिखेंगे, +15 सेंटीमीटर। क्यों भाई, क्योंकि ये जो इमेज है किस साइड बना है, वर्चुअल बनता है इसमें, और राइट साइड में तो प्लस लेना होगा, और लेकिन प्लस साइन देने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही पता चल रहा है ये माइनस है, ठीक। इसका फोकल लेंथ क्या होगा, ये समझने वाली बात है, प्लस होगा कि माइनस होगा, क्योंकि इसका फोकल लेंथ जरा ध्यान से देखो, राइट साइड में, तो राइट साइड में तो फोकल लेंथ इसका टेकन है, हमें निगेटिव लेना होगा। और रेडियस ऑफ कर्वेचर की अगर रही बात, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या रहेगा, पोल और सेंटर के बीच के डिस्टेंस को कहते हैं, इसका भी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, राइट साइड में, तो ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। फोकल लेंथ भी हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि फोकल लेंथ हमारा कहां है, थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ, फोकल लेंथ भी हमारा राइट साइड में है, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी राइट साइड में, तो ये दोनों क्या होंगे, टेकन एज पॉजिटिव। कंकेव में नेगेटिव था क्योंकि फोकस यहाँ पर था। ये रहा हमारा डाटा। HI के बारे में मैंने बता चुका है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बने तो पॉजिटिव, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इमेज बन जाता है तो टेकन एज नेगेटिव। अब इसी को हम और अच्छे से समझने के लिए हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। तो चलो बच्चों, अब हम कॉन्वेक्स मिरर तो समझ गए हैं, कॉन्वेक्स मिरर का थोड़ा न्यूमेरिकल बनाना था, न्यूमेरिकल को हम देखते हैं, समझते हैं। तो भाई यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर है, तो कॉन्वेक्स मिरर हम डायग्राम पर बना देते हैं। अंदर की ओर ये पॉलिश्ड होता है, ये हमने कर दिया। यहाँ पर पोल होगा, यहाँ पर कुछ दूरी पे फोकस, और यहाँ पर हमारा सेंटर होगा, ठीक है। और ऑब्जेक्ट तो आपको पता ही, हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी कि इधर होगा। तो ऑब्जेक्ट पोजीशन दिया है 20 सेंटीमीटर। मान लीजिए कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहीं यहाँ पर है 20 सेंटीमीटर पर, ठीक। और कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, 25 सेंटीमीटर, मतलब ये फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर। तो लिख लेते हैं कि भाई u जो है हमारा कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर। तो +20 सेंटीमीटर या -20 सेंटीमीटर, माइनस कितना, लेफ्ट साइड में है। फोकल लेंथ भी इसका दिया हुआ है, फोकल लेंथ इसका क्या है, राइट साइड में, यानी +25 सेंटीमीटर, ठीक। निकालना क्या है, कैलकुलेट द पोजीशन निकालने बोला, यानी पोजीशन यानी किसका, इमेज का पोजीशन। तो v हमको निकालना है भाई, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मिरर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो मिरर फॉर्मूला क्या था, 1/v + 1/u = 1/f। v निकालना था तो v को इधर रहने देते हैं, और इस 1/u को उधर भेज देंगे, तो 1/f - 1/u, 1/v। f कितना था मेरा 25 माइनस u कितना था मेरा 20 -20। 20 और 25 का एलसीएम क्या होगा बच्चों, 100 हो जाएगा, ठीक। 25 के टेबल में 100 4 टाइम्स में आएगा 4, ये माइनस का साइन, फिर 20 के टेबल में 100 कितने बार में आएगा, 5 टाइम्स में आएगा। 20 पे माइनस का साइन है, तो ये भी ध्यान रखना, तो -5, ठीक। यानी कि 1/v हमारा क्या रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब 4 + 9 मतलब 9/100, मतलब 1/v आ गया हमारा 9/100। अब v को अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो 100 भी क्या हो जाएगा, ऊपर चले जाएगा, यानी 100/9 सेंटीमीटर, यानी अप्रॉक्स कितना आएगा, 11 सेंटीमीटर के पास आंसर।
तो v हो गया हमारा 100/9 सेंटीमीटर अप्रॉक्स 11 सेंटीमीटर। अब हमको यहाँ पे क्वेश्चन में कहा डिस्कस इस नेचर, भाई नेचर भी हम यहाँ पर बता सकते हैं। v हमारा किसमें आया है, प्लस में आया है, यानी v प्लस में आया यानी कि इमेज हमारा प्लस में आया है, यानी कि राइट साइड में बना है। तो राइट साइड में हमारा बना यानी कि इमेज कैसा बना है, वर्चुअल बना है, इरेक्ट बना है। क्लियर? हाँ तो बच्चों अब हमें मैग्निफिकेशन देखना है। मैग्निफिकेशन क्या है? मैग्निफिकेशन the ratio of height of image to the height of object, यानी मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू क्या हमने लिखा, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये फार्मूला हो गया। तो मैग्निफिकेशन होता क्या है बच्चों, इसको समझो। कभी कभी हम अपने इमेज में क्या देखते हैं कि हमारा जो इमेज है ना वो हमारे से 2 गुना बड़ा बन जाता है, मतलब 2 टाइम्स बड़ा बन जाएगा, 3 टाइम्स बड़ा हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी हम क्या देखेंगे कि हमारा जो इमेज का साइज है बिल्कुल हमारी साइज के जैसा है। कभी कभी हमारा इमेज जो रहेगा वो हमसे भी छोटा बन जाएगा। तो इमेज का छोटा बनना बड़ा बनना उसे ही हम क्या कहेंगे, मैग्निफिकेशन कहेंगे, यानी द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। फार्मूला क्या हो गया बच्चा, वही चीज m इक्वल्स टू मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू hi/ho। अब क्वेश्चन में दिया रहता है कि आपका जो इमेज है वो 2 टाइम्स बड़ा बना है, तो यानी मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू 2, m इक्वल्स टू 2। याद रखना, न्यूमेरिकल इसका हमें सीखना है। एक फार्मूला और है मैग्निफिकेशन का, -v/u। अच्छा तुम लोगों तो माइनस v तो समझते ही हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बाय सॉरी v मतलब इमेज डिस्टेंस, u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मतलब इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से भी हम क्या निकाल सकते हैं, मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं कि हमारा इमेज जो है कितने टाइम्स बड़ा बना है या छोटा बना है। समझ में आया? ये हुआ हमारा मैग्निफिकेशन। और इस पे भी हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं ताकि और अच्छे से इसको समझ पाए हम लोग। तो फाइंड द पोजीशन भी निकालना है हमको, इसमें साइज भी निकालना है। ठीक है, हमारा इमेज का क्या साइज होगा, जो अभी हमने मैग्निफिकेशन की बात की, इसमें साइज भी निकालना है हमें अपने इमेज का, नेचर भी बताना है हमारे इमेज का। ठीक है, जो स्फेरिकल मिरर पे हमारा इमेज फॉर्म हो रहा है। तो इसमें कुछ डाटा दिया हुआ है, जैसे u-20 दे रखा है, f-15 दे रखा है, h 1.0 यानी 1 सेंटीमीटर दे रखा है। आखिर ये कौन सा मिरर होगा, इसमें तो मिरर के बारे में बताया नहीं, सिर्फ स्फेरिकल मिरर, या तो ये कनकेव होगा या तो कॉन्वेक्स होगा क्या, तो फोकल लेंथ -15 है, यही से हमें पता चल गया कि ये कौन सा मिरर होगा, कनकेव। अब हमको निकालना क्या, पोजीशन, यानी v निकालना है बच्चों। इसमें हमको v निकालने बोला है और hi निकालने बोला है कि हमारा इमेज का क्या साइज होगा, इमेज कितना बड़ा बनेगा, और नेचर निकालना। तो चलिए हम पहले v निकाल लेते हैं। हम यहाँ पर मिरर फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे। v निकालना है तो इस v को इधर ही रख देते हैं, u को उधर भेज देते हैं, तो 1/f ये प्लस 1/u उधर जाएगा तो -1/u हो जाएगा, 1/v। f कितना दे रखा है -15, u कितना दे रखा है -20, 1/v इक्वल्स टू 15 और 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चों, 60। ठीक, 15 की टेबल में 4 टाइम्स में आएगा 60, तो इसका माइनस लगा तो -4, ये माइनस, ये वाला, ये माइनस, फिर 20 की टेबल में 60 कितने बार में आएगा, 3 टाइम्स में आएगा, और इसका माइनस भी लिखना होगा हमें -3, यानी 1/v इक्वल्स टू क्या आ गया, -4 माइनस प्लस बाय 60। 1/v प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, यानी 1/60। थोड़ा आगे ले जाते हैं, v को अगर हम बच्चों ऊपर ले जाएंगे तो 60 भी हमारा ऊपर चल जाएगा, यानी v हमारा कितना आ गया, -60 सेंटीमीटर। तो हमने तो v निकाल लिया, अब हमें hi निकालना है बच्चों। अब हम hi कैसे निकालें, तो hi निकालने का फॉर्मूला क्या था बच्चों, हमने मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला देखा था, hi/ho। लेकिन यहाँ पर क्या हमको hi निकालना है, तो ये चीज तो पता नहीं है, नहीं m के बारे में पता है कि कम से कम 3 टर्म में 2 टर्म का पता होना हमें जरूरी है, तभी तीसरा टर्म निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले m निकाल लेते हैं। तो m निकालने के लिए एक फॉर्मूला हमारे पास और था, m इक्वल्स टू -v/u। अब ये रहा m, माइनस v कितना आया था मेरा, -60, u कितना था मेरा, -20। ठीक, ये माइनस से माइनस कट गया, 20 से 60 कट जाएगा 3 बार में, और इसका माइनस था ही -3, यानी m हमारा कितना आ गया, -3 आ गया।
अब हम निकाल सकते हैं HI/HO से। देखो m मेरा कितना आया था -3, HI निकालना है और HO कितना दे रखा है 1। तो यहाँ पर HI क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे -3 सेंटीमीटर। अब देखिए HI जो है मेरा -3 सेंटीमीटर है। अब HI मेरा -3 सेंटीमीटर है, यानी कि माइनस साइन लगा है, यानी कि इमेज क्या उल्टा बना, नीचे बना, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बना, इन्वर्टेड बना है। ठीक है, नेचर का भी बात यहाँ किया है कि हमें इसमें नेचर भी बताना, हाँ नेचर भी बताना। तो नेचर पता चल गया -3 देख करके कि इन्वर्टेड इमेज बना है, इन्वर्टेड बना है, रियल बना है। क्लियर, तो रियल इन्वर्टेड इमेज यहाँ पर फॉर्म हुआ है। ये हमारा हो गया। एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं बच्चों। कहता है क्वेश्चन में कि concave mirror forms an inverted image of an object placed at a distance of 12 cm from it. If the image is twice as large as the object, where is it image form? कह रहा है कि concave mirror है जो कि inverted image form कर रहा है। ठीक है, placed at a distance of 12 cm from it. If the image is twice, image जो है हमारा डबल बड़ा बना, ट्वाइस मतलब दुगना बना, एज लार्ज एज द ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट का जो हाइट होगा ना, इमेज का जो हाइट है उससे वो डबल है, ऑब्जेक्ट की हाइट से डबल है। मतलब ऑब्जेक्ट अगर 5 सेंटीमीटर है तो इमेज 10 सेंटीमीटर, कैसे समझना। वेयर इज इट फॉर्म, वो कहां फॉर्म हुआ है। इसमें क्या क्या दिया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमको यहां दे रखा है कितना, -12 सेंटीमीटर। एक ही याद रखिएगा, u हमेशा नेगेटिव में रहता है, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि वो लेफ्ट में है कि राइट में। u हमेशा लेफ्ट में रहता है, तो u इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक, और क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मैग्नीफिकेशन। अच्छा, मैग्नीफिकेशन दे रखा है, इमेज क्या बना, दुगना मतलब डबल, 2 टाइम्स बड़ा बना है। और कैसा बना है, 2 टाइम्स बना, इन्वर्टेड बना। इन्वर्टेड बना है मतलब कि नीचे, यानी कि साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इस चीज को याद रखना है, साइन नेगेटिव हो जाएगा। अब हमको निकालना है बच्चा v, तो v निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लगा देंगे, m = -v/u। फॉर्मूला हम लोग सीखे ही करें। तो m हमारा कितना है इसमें, m है -2, v कितना है हमारा, v तो पता ही नहीं है, और u क्या है हमारा -12, माइनस से माइनस कट गया, मतलब -2 = v/12, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो v = क्या आ जाएगा, -24 सेंटीमीटर। यहाँ हमने v निकाल लिया। तो बच्चों और भी अगर न्यूमेरिकल्स में अगर आपको दिक्कत आता है, प्रॉब्लम्स आता है, तो आप कमेंट करके बताइए, क्वेश्चंस को भेजिए, वो सारे का सारा सॉल्यूशन आपको वीडियो में दिया जाएगा। चलिए, थैंक यू। इसको हाँ बोला, हमके एगो क्वेश्चन था। हाँ, लाइक जब एगो मीडियम से दूसरा मीडियम में जाला तो का होखेला, हम कितना कहेंगे हट हट हट। तो On what factor lateral displacement depend on? तो हेलो बच्चों, तो आज है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्लास 10th, और आज हम लोग देखेंगे क्या कि कैसे पेंसिल को अगर हम किसी ग्लास में डालते हैं तो हमारा पेंसिल जो है वो कैसा दिखेगा, एकदम टेढ़ा दिखाई देने वाला है। ठीक, दूसरा हम क्या देखेंगे, किसी नींबू को अगर हम क्या करेंगे, ग्लास के बर्तन में डालेंगे ग्लास में, तो नींबू भी हमको बिगर साइज का दिखेगा। अगर हम किसी स्विमिंग पूल में जाते हैं तो स्विमिंग पूल जो है हमारा वो हमको दिखेगा कि वो 5 फीट गहरा है, लेकिन एक्चुअल में वो क्या रहता है, 8 फीट या 9 फीट गहरा रहता है। तो इन सब के पीछे का कारण क्या है, तो ये सारा कारण आज हम लोग जानने वाले हैं। अभी चलो, आज का क्लास हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, क्लास 10 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज जिन्होंने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं पढ़ा है तो वो जाकर के पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ लें। ठीक है, तो आज चलिए देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स को समझते हैं कि देखिए, लेमन्स प्लेस्ड इन अ ग्लास टम्बलर्स अपीयर्स बिगर। क्या कह रहा है भाई कि अगर हम लेमन, नींबू को अगर हम ग्लास टम्बलर में रखते हैं तो हमें बड़ा दिखाई देगा। ठीक, द बॉटम ऑफ स्विमिंग पूल अपीयर्स हायर। जब हम स्विमिंग पूल को देखेंगे तो स्विमिंग पूल जितना हमको गहरा दिख रहा है ना, उतना गहरा नहीं होता, एक्चुअल में वो उससे भी ज्यादा गहरा होता है। ठीक है, एक बार का हम कहानी बताते हैं। हम गए थे बचपन में अपने भाई के साथ स्विमिंग पूल में, तो स्विमिंग पूल दिखा, गए हम लोग, सोचे कि नहा लेते हैं, छोटे छोटे थे, 5-4.5 फीट इतने थे। ठीक है, तो मेरा भाई जो छोटू था बोला कि नहीं भाई चलिए भैया नहा लेते हैं। हमने ठीक है, तो हम पहले पानी जाकर के देखे, तो देखे कि हम इतना बड़ा हैं, और पानी का हमको जो डेप्थ दिख रहा था वो इतना दिख रहा था। सोचे कि चलो भाई नाक नहीं डूबेगा, मुंह नहीं डूबेगा, लेकिन जैसे ही पानी में गए ना, मेरे सर के ऊपर पानी था। तो हमको बाद में समझ में आया कि जितना पानी गहरा दिखता है उतना पानी गहरा होता नहीं, उससे कहीं ज्यादा पानी गहरा होता है, उसका एक्चुअल डेप्थ कुछ और होता है। ठीक, उसके बाद एक पेंसिल पार्शियली इमर्ज्ड इन वाटर अपीयर्स टू बेंड एंड द इंटरफेस ऑफ वाटर एंड एयर। अब देखिए, अगर हम पेंसिल को अगर ग्लास में, जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारा ग्लास है और इसके अंदर हम पेंसिल रख देते हैं, तो ये पेंसिल जो है ना कुछ इस तरह से हमको टेढ़ा दिखाई देगा। जैसे मान लीजिए ग्लास है, ग्लास के अंदर में पानी है, ठीक है,
और ये पेंसिल तो सीधा होता है, सबको मालूम है, लेकिन जैसे ही पानी में डालेंगे ना तो ये पोर्शन सीधा दिखेगा एकदम और ये एकदम टेढ़ा। तो हम बाहर से अगर इसको देखेंगे तो हमको पेंसिल टेढ़ा दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा? तो इन सब का कारण क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इन सबको अच्छे ढंग से समझने के लिए पहले हमको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को समझना होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आप। हाँ जी, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या था समझिए आप लोग। द बेंडिंग ऑफ लाइट रेज व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। जब लाइट आपका एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो लाइट हम आपका ना बेंड कर जाएगा। इस बात को समझिए। देखिए ये लाइट रेज जो आ रहा है ना, ये एयर से आ रहा है, देखिए, और ये जा किस में रहा है? ये है ग्लास स्लैब। मतलब ये देखो, ये है ग्लास स्लैब और ये क्या है? एयर। तो लाइट हमारा कहां से आ रहा है? एयर से आ रहा है। और जैसे ही आपका ना लाइट एयर से ग्लास स्लैब में आएगा ना तो क्या होगा? आपने तो पढ़ा था कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ, लाइट को सीधा जाना चाहिए। तो भाई यहाँ पे लाइट को सीधा जाना चाहिए, लेकिन सीधा नहीं जाता है। लाइट जैसे मीडियम बदलता है ना तो लाइट बेंड कर जाता है। याद रखिएगा, लाइट जैसे ही अपना मीडियम बदलेगा, एयर से वाटर में, एयर से ग्लास स्लैब में या वाटर में या किसी मीडियम में अगर मीडियम को बदलता है तो लाइट रेज ना बेंड कर जाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए लाइट रेज क्या हो गया हमारा? बेंड कर गया। लाइट को जाना चाहिए था ऐसे सीधे, बट लाइट क्या हो गया हमारा? बेंड कर गया। यहाँ तक क्लियर? तो भाई ये क्या हमारा? इंसिडेंट रे, मतलब जो आ रहा है। और ये जो लाइट रे है ये क्या हमारा? इसको क्या कहेंगे? ये इंसिडेंट। और ये ग्लास स्लैब में आया तो इधर की ओर मुड़ गया, इसको हम लोग क्या कहेंगे? रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे नहीं होगा, याद रखिएगा, वो रिफ्लेक्शन में था, रिफ्रैक्टेड रे। और ये देखिए फिर ये ग्लास स्लैब से बच्चों निकल रहा है इस तरह से लाइट, तो इस लाइट रे को क्या कहा जाएगा? क्या रिफ्रैक्टेड रे? नहीं, इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे कहेंगे, इमर्जेंट रे। ये चीज हो गया। अब बच्चों एक चीज देखो, लाइट जो ऐसे तो हम लोग को पता है कि लाइट को सीधा जाना चाहिए था, ठीक है, लेकिन लाइट तो सीधा नहीं जाता है क्योंकि लाइट मीडियम बदलता है तो लाइट अपना क्या कर देता है? रास्ता को बदल लेता है, लाइट मुड़ जाता है, जिसे हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। अब देखिए ये एक चीज यहाँ पर जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर इसका कुछ रूल्स है क्योंकि हमको समझना होगा। देखिएगा, इमर्जेंट रे और ये जो इंसिडेंट रे जो जैसे जाना चाहिए था, इसको अभी हम इंसिडेंट रे मान लेते हैं, ऐसी लाइट रे जाना, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है ना बच्चा, इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? लैटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या कहेंगे? लैटरल डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया? ये जो ग्लास स्लैब से लाइट रे निकला इसको कहेंगे इमर्जेंट रे। और एक बात और, ये जो हमारा ये जो रे इंसिडेंट रे, इसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको क्या कहेंगे? लैटरल डिस्प्लेसमेंट। और ये लैटरल डिस्प्लेसमेंट जो होगा ना वो हमेशा पैरेलल होगा, याद रखिएगा। कहीं कोई रे डायग्राम दिखा, अगर वो पैरेलल नहीं है यानी कि वो क्या है भाई? वो गलत है। समझ में आया? तो कुछ यहाँ पर टर्म्स आप कुछ नियम आपको जानना होगा कि इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच के डिस्टेंस को क्या कहेंगे? लैटरल डिस्प्लेसमेंट। और ये हमेशा क्या रहेगा? एक दूसरे के पैरेलल रहेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये लैटरल डिस्प्लेसमेंट ना किन्हीं चीजों पे डिपेंड करता है, ठीक है? On what factor lateral displacement डिपेंड्स ऑन। बहुत बढ़िया। तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करता है? तो यहाँ पर लिखो बच्चों। हाँ भाई, तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन। लैटरल डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करता है? तो यहाँ से लिखिए। तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट आपका डिपेंड करता है एंगल ऑफ इंसिडेंस पर। एंगल ऑफ इंसिडेंस। दूसरा किस पे लैटरल डिस्प्लेसमेंट हमारा डिपेंड करेगा? तो थिकनेस ऑफ द मटेरियल। थिकनेस ऑफ द मटेरियल मतलब कि यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा भाई? तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा उसको क्या कहेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्लेक्टेड रे को भी दिखा देते हैं। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा उसको क्या कहेंगे? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और इमर्जेंट रे, इमर्जेंट एंगल क्या है इसमें भी देख लेते हैं। नॉर्मल और इमर्जेंट रे के बीच के एंगल को क्या कहेंगे? एंगल ही, यानी कि एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है। और हम सवाल हमारा ये था कि लैटरल डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करता है? तो एंगल ऑफ इंसिडेंस पर। ये अगर आपका बढ़ेगा तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट भी आपका क्या होगा? बढ़ेगा। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करेगा। दूसरा थिकनेस ऑफ द मटेरियल, मतलब मटेरियल की मोटाई पे डिपेंड करेगा। तो क्लियर? चलो एक बार फिर से इसको हम लोग समझ लेते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब मैंने क्या बताया कि भाई जब लाइट आपका एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो लाइट आपका क्या कर जाता है? बेंड कर जाता है, ठीक है। तो लिखा हूं मैं, द बेंडिंग ऑफ लाइट इज व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए जब लाइट आपका एयर से ना ग्लास स्लैब में जा रहा है तो ये लाइट रे हमारा क्या कर जा रहा है? बेंड कर जा रहा है।
और इसी फेनोमेना को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो देखिए इसको पूरा, इसको इस डायग्राम को आपको बनाना है। ये इंसिडेंट रे और ये यहाँ से देखिए लाइट बेंड करिए हमारा, ये हमारा रिफ्रैक्टेड रे, फिर ये यहाँ ग्लास स्लैब से बाहर निकला है तो फिर हमारा ये लाइट क्या कर गया है, बेंड कर गया है। ठीक है, तो इसको हम लोग कहेंगे इमर्जेंट रे। ठीक, और ये जो इंसिडेंट रे हम जानते हैं कि लाइट हमेशा सीधा चलता है, तो हम एक सीधा ऐसे करके देखिए इंसिडेंट रे बना दिए। तो इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। और वही लैटरल डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करता है, तो हमारे एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करेगा और दूसरा हमारे थिकनेस ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करेगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ जी चलो, आज थोड़ा ऑप्टिकली रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम हम लोग समझ लेते हैं। तो ऑप्टिकली रेयर मीडियम क्या होता है बाबू, वो मीडियम जहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट क्या रहे, हमारा मैक्सिमम रहे, मोर रहे, मतलब स्पीड ऑफ लाइट हमारा जहाँ मैक्सिमम रहेगा वैसे मीडियम को हम रेयर मीडियम कहते हैं, जहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट क्या रहे, मैक्सिमम रहे। और डेंसर मीडियम किस मीडियम को कहा जाएगा, जहाँ पे वो मीडियम जहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट क्या रहे, कम रहे, क्या रहे, कम रहे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, डेंसर मीडियम। ठीक, तो एक चीज यहाँ समझिएगा, जैसे कि मान लीजिए ना लाइट जो है ना हमारा, समझिए कि लाइट ना रेयर मीडियम से आ रहा है, रेयर मीडियम से आ रहा है और रेयर मीडियम से आ रहा है और डेंसर में जा रहा है, तो आपको पता है लाइट किधर की ओर बेंड करेगा, टुवर्ड्स फ्रॉम द नॉर्मल। किधर करेगा, टुवर्ड्स फ्रॉम द नॉर्मल। और वही मान लीजिए कि अब हम ऊपर डेंसर कर दे रहे हैं बच्चा, ऊपर हमने कर देते हैं डेंसर, यहाँ पे मान लो ये हो गया डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम, और ये हो गया हमारा रेयर मीडियम। तो लाइट देखो बाबू, जब डेंसर से रेयर में आएगा ना, समझिएगा जब लाइट हमारा डेंसर से रेयर में आएगा ना, तो बच्चों लाइट तो बेंड करेगा लेकिन टुवर्ड्स फ्रॉम द नॉर्मल। जरा ध्यान दो इधर, लाइट जब रेयर से डेंसर में आएगा तो लाइट किधर की ओर बेंड करेगा, टुवर्ड्स फ्रॉम द नॉर्मल। और जब लाइट हमारा डेंसर से रेयर में आएगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, तो ऑप्टिक रेयर मीडियम वो समझा चुके हैं, जहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम हो और स्पीड ऑफ लाइट जहाँ मिनिमम हो उसको डेंसर कहेंगे। इसको हाँ बोला, हमको एक क्वेश्चन था। हाँ, लाइट जब एगो मीडियम से दूसरा का मीडियम में जाला तो का होखेला? लाइट बाबू जब एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जाए तो लाइट हमनी के मुड़ जाला। जैसे इधर देखो, लाइट जैसे रेयर मीडियम बता, एग्जांपल हम ले लेनी एयर, आई डेंसर मीडियम बता, एकरा हम ले लेतनी वाटर। ठीक बा, तो लाइट जब एयर से वाटर में जाला नु तो लाइट हमनी के मुड़ जाला। काहे मुड़ जाला तो ई समझो, काहे कि स्पीड के नु चेंजेज हो जाला। तो लाइट के का हो जाला, स्पीड के चेंजेज। लाइट जो होला नु हर मीडियम में नु अलग-अलग स्पीड से चलेला। ठीक बा, तो लाइट के जहां लाइट के स्पीड के चेंजेस भइल वो जगह हो जाए, लाइट हमनी के मुड़ जाए। जैसे एयर में लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा होला और वाटर में थोड़ा सा लाइट की स्पीड कम होला। तो ये एकदम तेजी में अलग आगे आगे का हो गया, स्पीड कम हो गई, तो स्पीड जैसे ही चेंज भइल तो लाइट हमनी के का हो जाए, मुड़ जाए। समझ के मैं आए चलो ठीक बा। तो भाई समझो सब यहाँ पर ये चीज आप तो ये समझ गए हैं कि कॉजेज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। लाइट हमारा बेंड क्यों करता है, तो लाइट हमारा जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो लाइट हमारा बेंड करता है। कैसे, तो थोड़ा इसको हम लोग एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम साइकिल या कोई साइकिल चला रहे हैं या बाइक चला रहे हैं, हम एक स्पीड में चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन अचानक हम चला रहे हैं गाड़ी चला रहे हैं एकदम बढ़िया से एकदम, ठीक है, अचानक से कहीं छोटा सा गड्ढा आ गया तो उस गड्ढे में क्या हो जाएगा, हमारा गाड़ी जाएगा। तो वहां पर थोड़ा सा क्या हो जाएगा, स्पीड का चेंजेस होगा कि नहीं। गाड़ी जैसे ही मेरा मान लीजिए गड्ढा में थोड़ा सा गया तो स्पीड का चेंज होगा। जब स्पीड का चेंज होगा ना तो देखिएगा ना मेरा हैंडल जो होगा ना गाड़ी का वो मुड़ जाएगा। तो जब भी स्पीड का चेंजेस होता है तो बेंडिंग होना निश्चित है। समझ में आ गया। तो उसी तरह से लाइट का भी क्या होता है, कैसे बेंडिंग होता है, क्योंकि लाइट की स्पीड का चेंजेस हो जाता है। क्लियर है सबको। तो ये बात याद रखिएगा, रेयर से डेंसर में जाएगा तो लाइट टुवर्ड्स फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगा, और लाइट डेंसर से रेयर में जाएगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल करेगा। थोड़ा सा रेयर मीडियम को और समझ लेते हैं भाई। रेयर मीडियम जैसे हम डेंसिटी से समझते हैं ऐसे करके, रेयर मीडियम में क्या होता है ना कि डेंसिटी थोड़ा कम होता है, ठीक है, पार्टिकल्स कम होते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ना ये 2-3 लड़के हैं, ठीक है, और हमको यहाँ से ना वहां जाना है, तो 2-3 लड़के हैं तो जल्दी से हम हट करके तुरंत एक जगह से दूसरी जगह आ गए, जल्दी आ गए। समझ में आ गया। चलो, तो ये हुआ रेयर मीडियम। अब डेंसर मीडियम को समझो। अब यहाँ पे 3 लड़का नहीं है, यहाँ पे 10 गो लड़का है। हम कितनों कहेंगे हट तो दिक्कत हो जाएगा, हमको जाने में क्या होगा, काफी समय लग जाएगा। तो रेयर मीडियम में क्या होता है कि ना पार्टिकल्स का जो डेंसिटी होता है वो कम होता है, तो लाइट यहाँ पर क्या होता है, मैक्सिमम होता है। समझ में आ गया। अब वही अगर डेंसर मीडियम की बात की जाए ना तो यहाँ पर क्या होता है, पार्टिकल्स का डेंसिटी हाईयर होता है। तो भाई लाइट को ना जाने में क्या होता है, थोड़ा लाइट का स्पीड क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। तो समझ में आ गया सबको। चलिए, जो हम बताए थे कि क्यों भाई ये
वो स्विमिंग पूल जो है हमको एक्चुअल डेप्थ हमें नहीं पता चलता, तो उसका अब हम ये सब सारा कारण अब हम जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ तो चलो जी, आज हम लोग जो बताने वाले थे हम कि जो हमारा स्विमिंग पूल है, देखिए पहले हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए स्विमिंग पूल का सबसे लास्ट है, ठीक है, तो ये लाइट रेज यहाँ से निकलेगा, आपको मालूम है। तो ये जो वाटर है आपका कैसा मीडियम है, ये बाहर तो एयर होगा, वाटर कैसा मीडियम हो जाएगा, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट कम होगा ना भाई, ये डेंसर मीडियम, और ये एयर कौन सा मीडियम होगा, रेयर मीडियम। तो जब लाइट आपका डेंसर से रेयर में जाएगा तो लाइट आपका क्या करेगा, नॉर्मल से अवे करके निकलेगा। जैसे हमने यहाँ नॉर्मल बना दिया है, तो लाइट यहाँ से आ रहा है, तब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा, लाइट बेंड करेगा। कैसे जा रहा है, डेंसर टू रेयर, यानी लाइट हमारा क्या करेगा, नॉर्मल से अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब इस तरीके से निकलेगा। यहाँ पर भी देखिए लाइट ऐसे करके जा रहा है, डेंसर से रेयर में जा रहा है, तो लाइट जो है नॉर्मल से क्या करेगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इस तरह से। अब इस रिफ्लेक्टेड, अब जो सामने वाला जो आदमी होगा ना, जो ऐसे करके देखेगा, तो उसको तो सीधा देखने का आदत है, हम कोई भी चीज को सीधा देखते हैं बिल्कुल। तो देखिए जब यहां से सीधा देखेंगे ना, तो ये आकर के यहां मिलेगा बच्चों। चलो एक बात देखो, सामने से जो ऊपर से आदमी दिख रहा है ना, उसको लग रहा है कि पानी इतने गहरा है, ठीक है, लेकिन पानी कितना गहरा है, इतना ज्यादा गहरा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है जी? ये जो है सामने वाले को सिर्फ इतना ही दिख रहा है जी, डेप्थ जितना दिख रहा है उसको हम कहेंगे अपीयरेंट डेप्थ, ठीक है, अपीयरेंट डेप्थ। उसको सिर्फ डेप्थ जो है यहीं तक दिखाई दे रहा है, बस भाई पानी इतना गहरा नाप लिया होगा, जैसे हम नाप लिए थे बचपन में कि भाई हम 4.5 फुट के आदमी थे, 4 फुट के थे बचपन में, ठीक है, पानी देखे थे कि भाई 3.5 फुट तक था, लेकिन एक्चुअल में 3.5 फुट तक नहीं था, हम गए पानी में, हम डूब गए, क्योंकि हमको दिख कुछ और रहा था, और रियल में यहाँ क्या होता है कुछ और। तो दिखता, आदमी को दिखता है कि हाँ भाई पानी का गहराई इतना है, क्या इतना ही है, ये तो यहाँ तक ना है जी। तो समझ में आ गया कि स्विमिंग पूल जो है एक्चुअल साइज, हमको एक्चुअल डेप्थ पता नहीं चलता है, क्यों, तो रिफ्रैक्शन के कारण। यहाँ बिगर नहीं होगा बच्चों, हाइयर होगा। अब यहाँ पर ये देखते हैं कि नींबू को जब हम ग्लास टम्बलर में डाल देते हैं तो हमको नींबू क्या दिखता है, बिगर इन साइज। देखो कैसे भाई, अब नींबू से लाइट रेज निकल रहा होगा, तो नींबू से लाइट रेज निकल रहा है, कौन सा मीडियम आया भाई, ग्लास, ग्लास से किस में आ रहा है, एयर में ना, तो भाई डेंसर से रेयर में आएगा तो लाइट क्या करेगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो देखिए जब डेंसर से लाइट डेंसर से जब रेयर में आएगा तो नॉर्मल से अवे फ्रॉम द लाइट ऐसे निकलेगा। हमको आदत क्या है बच्चों, सीधा देखने का, हम यहाँ आई बना देते हैं। अब हम यहाँ से बच्चों सीधा देखेंगे, अब सीधा देखेंगे तो हमको जो है नींबू कैसा दिखेगा, इतना बड़ा। समझ में आ गया, नींबू हमको कैसा दिखेगा, इतना बड़ा। जो इतना बड़ा दिख रहा है, जो दिख रहा है हम उसको क्या कहते थे, अपीयरेंट साइज। लेकिन ये जो है ये क्या है, नींबू का रियल साइज है, ये क्या है, रियल साइज है। तो क्यों हमको नींबू बड़ा दिख रहा है ग्लास टम्बलर में, समझ में आया, क्या कारण है, रिफ्रैक्शन। अब आगे बढ़ते हैं, एक चीज हम और बताते हैं कि पेंसिल जो है हमको कैसा दिखता है भाई, बेंड की वजह से। पेंसिल को ना आप किसी ग्लास के कंटेनर, ग्लास में शीशे ट्रांसपेरेंट ग्लास ले लीजिए, उसमें पानी भर लीजिए, पेंसिल को डालिए, पेंसिल आपको टेढ़ा दिखेगा, क्यों, तो भाई देखो, तो पेंसिल से भी लाइट निकलता है, ठीक है, और ये ऐसे करके ना बेंड करके ऐसे करके निकलता है। समझ में आया, क्योंकि भाई ये डेंसर मीडियम में, डेंसर से रेयर में जाता है तो लाइट हमारा बेंड कर जाता है, और हमको देखने का आदत है क्या, सीधा। तो भाई लगता है ना कि पेंसिल जो हमारा क्या है, ऐसे करके टेढ़ा है। ये सब कारण क्या है, रिफ्रैक्शन की वजह से। सिर्फ यही कारण नहीं है, और भी इस चैप्टर में हम लोग आगे पढ़ेंगे, जैसे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ठीक है, स्टार हमारा क्यों ट्विंकल करता है, इन सभी का कारण क्या है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। तो चलिए अब अगले क्लास। तो बच्चों व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लाइट हमारा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो लाइट हमारा मुड़ जाता है, तो भैया कितना मुड़ा, दिस मुड़ा इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर? तो हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग, सब बढ़िया? चलो, तो हम लोग रिफ्लेक्शन देख चुके थे, आज हमें देखना है क्या, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में पहला लॉ है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइन द सेम प्लेन। मतलब ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे और ये हमारा नॉर्मल सब एक ही पॉइंट, एक ही प्लेन पर रहेगा और एक ही पॉइंट पर रहेगा। ठीक, दूसरा लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझिएगा, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। भैया एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन है, ये इंसिडेंट रे या नॉर्मल के बीच में करते हैं इंसिडेंस।
तो ये हो गया हमारा द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब ये टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब ये एंगल ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये हमारा क्या रहेगा बच्चा, कांस्टेंट रहेगा फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम। कहने का मतलब है कि भाई हमारा साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये हमेशा हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, जैसे हम आपको समझाते हैं, मान लीजिए कि इसका इंसिडेंस एंगल इतना है, अगर हम थोड़ा सा एंगल इसका बढ़ा दिए, देखो हम थोड़ा सा इसका बढ़ा देंगे तो ये भी थोड़ा सा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब है ना कि हम जितना साइन आई में बदलाव करेंगे ना, उसी हिसाब से उसी के रिस्पेक्ट में साइन आर भी हमारा क्या करेगा, चेंज होगा। इसीलिए हमने दूसरे नियम में क्या बताया गया है कि भाई साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या रहेगा, हमारा कांस्टेंट रहेगा फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम। ठीक, तो साइन आई बाई साइन आर हमारा क्या है, कांस्टेंट है। ये चीज हम समझ गए दूसरे नियम में। और इसको ना हम एक और नाम से जानते हैं, इट इज आल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ। इट इज आल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ। एग्जाम में अगर डायरेक्ट आपसे स्नेल्स लॉ भी पूछ सकता है कि व्हाट इज स्नेल्स लॉ, तो आपको इसी बात को कहना है, या एग्जाम में ऐसे पूछेगा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, तो आपको ये दोनों बातों को लिखना होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है हम इसे समझते हैं। तो बच्चों द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द मेजर ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट रेज व्हेन पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। ठीक है, जब लाइट रेज ना हमारा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो बच्चों लाइट हमारा बेंड करता है, हम इतना जान चुके हैं ना। तो लाइट हमारा कितना बेंड कर रहा है उससे ही हम क्या कहेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब लाइट हमारा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो लाइट हमारा मुड़ जाता है, तो भैया कितना मुड़ा, दिस मुड़ा इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर? तो फिर से एक बार रिपीट, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द मेजर ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट रेज व्हेन पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। एक मीडियम से जब लाइट दूसरे मीडियम में जाएगा तो कितना मुड़ा, उसी को कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब बच्चों यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ना, ये दो तरह का हमको पढ़ना है। पहला है आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरा है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है हम आपको बता रहे हैं। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसको कहेंगे ना जब एक मीडियम हमारा एयर हो, ठीक है, एक हमारा एयर हो, दूसरा मीडियम आपको जो बना हो, ठीक है, आपने जो सोचा, आपने क्या बोला, ग्लास, ठीक है भाई, ग्लास। तो दूसरा मीडियम आपने ग्लास बोला, आप कुछ भी रख सकते हैं, ग्लास, वाटर, ठीक है, लेकिन एक मीडियम मेरा फिक्स होना चाहिए, क्या, एयर। तो जब लाइट एयर से ग्लास में जाएगा तो बेंड तो करेगा ही, जितना बेंड करेगा उसी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। लेकिन एक हमारा एयर फिक्स है, तो जब हमारा एक पता हो कि एक चीज हमारा एयर है तो वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर? दूसरा हम बात करते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव भाई, चलो डायग्राम में यहां से हम एयर हटा दिए, अब जिसमें एयर ना हो, एयर को हटा दीजिए और ग्लास की जगह कुछ और रख लीजिए। तो मेरे बोलो क्या रख लीजिए, वाटर, ठीक है, तो यहाँ पर हमने दे दिया आपको वाटर। एयर के अलावा कुछ भी आप रख सकते हैं, तो ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम क्या कहेंगे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब वही अगर हम यहाँ एयर ला देंगे तो एब्सोल्यूट, एयर हटा देंगे कुछ और ला देंगे तो रिलेटिव। तो अब ना इसमें ना बच्चों ना क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो भाई पूछे जाते हैं तो बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, नंबर कम आ जाता है। लेकिन नहीं, हमारा नंबर कम नहीं होगा, हम पूरा का पूरा न्यूमेरिकल सभी हम बनाएंगे। तो चलिए, तो न्यूमेरिकल्स इसका हम देखते हैं। तो बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम समझ गए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, द बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो कितना बेंड करता है। और हमने ये भी देखा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है हमारा कितने टाइप का, दो टाइप का, एक एब्सोल्यूट और दूसरा रिलेटिव। अब हम ना आखिर हमारा लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो कितना बेंड करता है, इस चीज का कैलकुलेशन कैसे हो, आखिर वो कितना बेंड करता है, तो इसको हमें कैलकुलेट कैसे करना है। चलिए इस कैलकुलेशन को हम समझते हैं किस तरह से हम करेंगे। तो बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ना हम n से रिप्रेजेंट करते हैं या बच्चों म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये n हो गया, ये म्यू। बच्चों मुझे म्यू बहुत अच्छा लगता है, म्यू, म्याओ म्याओ म्यू, ठीक है, तो म्यू भाई बहुत अच्छा है। तो म्यू इक्वल्स टू फॉर्मूला है और वो एक फॉर्मूला साइन आई बाय साइन आर, साइन आर,
ये फॉर्मूला है जिससे हम ये निकालेंगे कि लाइट हमारा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाके कितना बेंड करेगा, इससे हम निकाल सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, आगे और भी फॉर्मूला है, ठीक है। तो एक फॉर्मूला और है, म्यू इक्वल्स टू v1 अपॉन v2। अच्छा, म्यू का मतलब तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, v1 क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, और v2 क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। तो v1 by v2, तो v1 by v2 ये कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ, रिलेटिव वाला हुआ, क्योंकि इसमें हमको पता ही नहीं है v1 मतलब भी किसी स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम। अब क्या है फर्स्ट मीडियम पता नहीं, v2 क्या स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम ये भी नहीं पता, तो ये हुआ हमारा रिलेटिव वाला। एक फॉर्मूला और है बच्चा, म्यू इक्वल्स टू c by v। ये आपको तुरंत समझ में आ गया सर, ये तो एब्सोल्यूट है, क्योंकि वेयर c क्या है, c का मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट, तो ये हो गया एयर का, और दूसरा क्या हो गया, ये दूसरा मीडियम, तो एयर आ गया, यानी कि ये क्या हो गया, एब्सोल्यूट वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और भी फॉर्मूला है सर, हाँ भाई ये और भी फॉर्मूला है, μ21 इक्वल्स टू μ2 by μ1। अब ये क्या है भाई, तो भाई ये जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, इसको मैं ऐसे समझाता हूं। अब समझिएगा जरा, ये जो है ना, ये जो लाइट आ रहा है, ये फर्स्ट मीडियम है आपका, फर्स्ट, और ये आपका सेकंड मीडियम है। तो यहाँ लिखा है μ21, तो आपको लग रहा होगा कि लाइट जो है वो मीडियम 2 से मीडियम 1 में आ रहा है, नहीं, ये 2 से 1 में नहीं आ रहा, ये लाइट 1 से 2 में आ रहा है। इसको पढ़ते क्या है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, यानी कि इसका मतलब ये होता है कि लाइट जो है आपका पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में आ रहा है। तो लाइट आपका जब पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में आ रहा है, तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला क्या है, μ2 अपॉन μ1। μ2 यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, ये μ1 का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा μ21 μ2 by μ1। तो बच्चों ये फॉर्मूले हैं आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, जिससे आप निकाल सकते हैं कि लाइट हमारा कितना बेंड करेगा। इन सभी का जो न्यूमेरिकल्स होगा, मतलब इस पे भी हम न्यूमेरिकल देखेंगे कि भाई ये फॉर्मूला कब यूज करना है, ये फॉर्मूला कब इस्तेमाल करना है, इसको कब इस्तेमाल करना है, इसको कब इस्तेमाल करना है। एक दो फॉर्मूले और हैं, एक दो फॉर्मूले, तो उनको भी मैं बताऊंगा जब इसका मैं न्यूमेरिकल पार्ट पढ़ाने वाला रहूंगा। इसका न्यूमेरिकल पार्ट बहुत जल्दी आएगा, तो उसमें हम सारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के सारे न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो हाँ बच्चों, अब हमें लेंस देखना है। तो लेंस क्या होता है, तो ए ट्रांसपेरेंट मीडियम, ठीक है, ए ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेसेस ऑफ वन और बोथ सरफेसेस आर कर्व। मतलब कि लेंस क्या है हमारा, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम, ठीक है, और दोनों साइड का सरफेस क्या है, कर्व। अब मिरर में क्या था, हम ऐसे देखते थे तो इधर ही से देख सकते थे, अगर इधर से देखने की कोशिश करेंगे तो हमारा चेहरा दिखेगा नहीं। लेकिन लेंस क्या बड़ा बढ़िया चीज, इधर से भी देखो उधर से भी देखो। तो भाई यहाँ पर हम उसी लेंस को पढ़ने वाले, जो मैंने पढ़ना ये भी क्या है, लेंस है। तो लेंस जो है वो दो तरह का होता है बच्चों, एक होता है कन्वेक्स लेंस है, एक होता है कनकेव लेंस। तो कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस को कैसे डिफाइन किया जाए, ये समझते हैं। भाई कन्वेक्स लेंस वो लेंस होता है जो बीच में एकदम क्या रहता है, थिकर रहता है, और कॉर्नर में क्या रहता है, थिनर, पतला, ठीक है। बीच में एकदम मोटा रहेगा और कॉर्नर में क्या रहेगा, पतला रहेगा। तो ऐसे लेंस को कहा जाएगा कॉन्वेक्स लेंस। कनकेव लेंस किसको कहा जाएगा, तो भाई कनकेव लेंस जो है वो बीच में क्या रहेगा, थिनर रहेगा, और कॉर्नर्स पे क्या रहेंगे, थिकर रहेंगे। तो ऐसे लेंस को हम कहेंगे कॉन्वेक्स लेंस। अच्छा, इस पे कौन कन्वर्जिंग है, कौन डाइवर्जिंग है, ये भी समझते हैं। मान लीजिए कि बच्चे इस पे लाइट गया ऐसे, तो ये लाइट को पता है क्या करेगा, ये लाइट को ना बच्चों ऐसे करके कन्वर्ज कर देगा, ये लाइट को कन्वर्ज कर देगा। कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स मिरर में हम क्या देखे थे, लाइट को डाइवर्ज कर दे रहा था, लेकिन वही कन्वेक्स लेंस लाइट को क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। तो इस कन्वेक्स लेंस को ना हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस, ठीक। अब ये कौन सा लेंस है, कनकेव लेंस। अगर इस पे बच्चों लाइट जाएगा ना, देखो इस पे हमने लाइट भेजा, तो ये एक इधर चला जाएगा, एक इधर चला जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, कनकेव लेंस जो हमारा है वो लाइट को डाइवर्ज कर रहा है। तो इसको हम एक और नाम, इसको हम और क्या कर सकते हैं, डाइवर्जिंग
लेंस, क्या कहेंगे, डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है बच्चों, अब इसमें हम थोड़ा रूल्स देख लेते हैं, थोड़ा सा रूल्स कैसे कैसे, जैसे हमने कनकेव मिरर में रूल्स देखा था कि इमेज हमारा कहाँ बनता है, उसी तरह से हम लेंस का भी रूल्स देखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ तो बच्चों यहाँ पर क्या है, इमेज फॉर्म्ड ऑन अ कॉन्वेक्स लेंस। तो देखते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस में कैसा हमारा इमेज बन रहा है, कैसे हमारी इमेज फॉर्म होंगे। तो देखते हैं पहला, ये हमारा पहला है भाई, यहाँ ऑब्जेक्ट पोजीशन बताया गया इंफिनिटी, मतलब ऑब्जेक्ट जो हमारा इंफिनिटी पर है, ठीक है, बहुत दूर है भाई कहीं, लेकिन कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पर रहेगा ना तो उसका इमेज f2 पे बनेगा, रियल पॉइंट साइज बनेगा। देखिए कैसे, ये लाइट रेज जो है इंफिनिटी से आ रहा है, ठीक है, अब इंफिनिटी से आ रहे हैं तो आपको मालूम है कि कोई भी लाइट रेज पैरेलल आता है तो वो कहाँ कन्वर्ज करता है, फोकस पे। तो सारे लाइट रेज रिफ्रैक्टेड रेज कहाँ कन्वर्ज कर रहे हैं, फोकस पर, यानी इमेज कहाँ बना, फोकस पर। तो हमने लिख भी दिया कि पोजीशन ऑफ इमेज एट f2, ठीक। कैसा भाई बन रहा है, तो भाई रियल इमेज बन रहा है, इस साइड बन रहा है रियल इमेज। देखिए रियल और वर्चुअल में ना थोड़ा दिक्कत आप लोग को आया होगा कि हम जो मिरर में ना आपको बताए थे ना कि जो इधर बनता है तो रियल, नहीं स्क्रीन पे बनता है तो रियल, उधर बनता है तो वर्चुअल, हम आपका आज कंफ्यूजन क्लियर कर देते हैं। देखिए जब लाइट रेज एकदम सीधा सीधा आए और सीधा सीधा जाकर के कट जाए रिफ्लेक्टेड रेज, तब रियल इमेज बनेगा। और जब ऐसा नहीं हो रहा है, जब किसी चीज को, जब कोई चीज जाकर के सीधा डायरेक्ट आपका वो मतलब कि वो मीट नहीं कर रहा है, आपको उसको मीट कराना पड़ रहा है, उस लाइट रेज को आपको क्या करना है, एक्सटेंड करके मीट कराना पड़ रहा है, तो ऐसे कंडीशन में कैसा इमेज बनता है, वर्चुअल। आई होप समझ में आ गया होगा। अब आगे ध्यान देते हैं। तो ये तो हम समझ गए कि भाई f2 पे बनेगा, भाई देख ही रहे हो पॉइंट साइज बन रहा है, रियल बन रहा है। दूसरा ध्यान देते हैं कि अब ऑब्जेक्ट जो है ना थोड़ा इंफिनिटी और 2f1 के बीच में है, इंफिनिटी और 2f। अब ऐसा भी समझ सकते हैं बच्चों, मान लीजिए कि आप ही यहाँ पे खड़े हो जाइए और आप ही अपने आप को समझिए कि हाँ भाई हम पहले इंफिनिटी पर थे, जैसे सन एकदम बहुत दूर है, उसका जब आप कॉन्वेक्स लेंस में देखिएगा ना, उसका जो सन का जो इमेज बनेगा ना बहुत ही ज्यादा पॉइंट साइज बनेगा। अब सन भी कंसीडर कर सकते हैं, अपने आप को भी थोड़ा कंसीडर आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो बच्चा है ना, अब आप थोड़ा सा मान लो कि आप इधर आ गए, कहाँ आ गए, इंफिनिटी और 2f1 के बीच में। अब एक लाइट रेज पैरेलल आ रहा है, दूसरा आ रहा है, दोनों लाइट रेज कहाँ मिला जी, कहाँ मीटिंग किया, मीट किया, तो f2 और 2f2 के बीच में। तो भाई देखो अगर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और 2f1 होगा तो हमारा पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा, f2 एंड 2f2 के बीच में बनेगा। कोई समस्या नहीं भाई। कैसा इमेज बन रहा है भाई, देख रहे हो ना, लाइट रेज सीधे सीधे आ रहे हैं और रिफ्लेक्टेड रेज सीधा सीधा जाकर के मीट कर जा रहे हैं, यानी कैसा इमेज, रियल या वर्चुअल, रियल या वर्चुअल, बच्चों रियल, ठीक है, क्योंकि लाइट रेज को एक्सटेंड करना पड़ रहा है। क्या याद है, मिलाते थे, अरे ये मिल नहीं पा रहा, इसको चलो पीछे की ओर एक्सटेंड करते हैं, वैसा तो नहीं है, सीधा सीधा मीट हो जा रहा है ना, पियर्स टू मीट हो जा रहा है। तो ये हुआ रियल इमेज यहाँ बनेगा। और कैसा बन रहा है भाई, तो स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से हमारा क्या बन रहा है, छोटा बनेगा। और कैसा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। दिख ही रहा होगा, ये बी ऊपर है, ए जो है नीचे है, लेकिन यहाँ क्या हो गया है, ए ऊपर बी नीचे, ठीक। तो अब आते हैं तीसरे वाले पर। तो तीसरे वाले में अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया गया है, 2f1। मान लीजिए आपके सामने कॉन्वेक्स लेंस और आप ना 2f1 के एकदम डिस्टेंस पे ऐसे करके ना खड़े हो गए, तो आपसे जो लाइट रेज आएगा कॉन्वेक्स लेंस से पास करेगा, पास करेगा तो आपका जो इमेज है वो भी कहाँ बनेगा, एट 2f2, एट 2f2 पे आपका इमेज बनेगा। ठीक है, देखो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट 2f1, इमेज कहाँ बन रहा है, एट 2f2। और कैसा बनेगा बच्चों, रियल या वर्चुअल, रियल बनेगा। दूसरा वर्चुअल रियल है और इन्वर्टेड भी बनेगा, इन्वर्टेड मैंने छोड़ दिया, इन्वर्टेड आप नोट कर लेना। और सेम साइज बनेगा बच्चा, सेम साइज का। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ तो अब चौथा केस जो है हमारा यहाँ देखिए। अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है बच्चों वो 2f1 से ना कहाँ आ गया, 2f1 और f1 के बीच में। ठीक है, आप लोग ना 2f1 से कूद करके आप बच्चों, मैंने आपको यहाँ रख दिया 2f1 और f1 के बीच में। अब बच्चों देखो, अब यहाँ तो आपका कॉन्वेक्स लेंस, यहाँ से लाइट रेज पैरेलल गया और एक ऐसे गए, दोनों जाके कहाँ मिल रहे हैं, तो 2f2 के पीछे, मतलब इस साइड मिल रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट पोजीशन हमारा क्या है, बिटवीन 2f1 एंड f1। ठीक,
बिटवीन 2f और इमेज 1 कहाँ जा रहा है, तो भाई 2f2 और इंफिनिटी के बीच में, तो यहाँ पे लिखा हुआ है पोजीशन ऑफ इमेज बिटवीन 2f2 एंड इंफिनिटी। इमेज बच्चा कैसा बन रहा है, तो रियल बन रहा है और इनलार्ज बन रहा है। देखो ना यहाँ पे इतना छोटा है, यहाँ पे इतना इनलार्ज बन रहा है और इन्वर्टेड बन रहा है। ये सारा केसेस आपको याद रखना होगा, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि अगर ऑब्जेक्ट पोजीशन आपका ये है तो बताइए कि इमेज पोजीशन क्या होगा। तो आपको थोड़ा याद भी रखना है, ऐसा नहीं कि पढ़ लिए बस काम खत्म, इसको लिखते भी रहिए, नोट भी करते रहिए। अब आगे अगले केस में आते हैं। ये अब ऑब्जेक्ट जो है ना, आप 2f1 और f1 के बीच में था ना, अब आप कहाँ आ गए, f1 पर आ गए। अब f1 पे आ गए ना, तो एक लाइट तो पैरेलल गया तो मालूम ही है फोकस से गुजरेगा, एक सेंटर से गया तो आपको मालूम है कि सीधा सेंटर से चला जाएगा, ठीक है। तो भाई इसका इमेज जब पैरेलली कोई भी लाइट रिफ्लेक्टेड रेज कैसे जा रहा है, पैरेलली जा रहा है। तो भाई जब पैरेलली जाएंगे ना, तो ये जाके पता है कहाँ मिलेंगे, हम लोग ऐसा मानते हैं कि वो इंफिनिटी पे जाके मिलेंगे, ठीक है। जब इंफिनिटी पे कोई चीज आके मिलता है बहुत बड़ा इमेज होता है। तो देखिए ऑब्जेक्ट पोजीशन हमारा क्या हो गया, f1, लेकिन इमेज हमारा कहाँ बनेगा, हम आपको क्या बता राइट कैसे जा रहा है, पैरेलल, तो बता दे कहाँ बनेगा, इंफिनिटी पे बनेगा। इंफिनिटी पे और लाइट रेज आगे हो सकता है, आगे जाके मिलेंगे तो रियल बनेगा, इंफिनिटली बहुत ही बड़ा बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा, कोई दिक्कत। अब अगला एक और आखिरी केस देखिएगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट कहाँ है, आपको f1 पर रखे थे, अब f1 से आप कहाँ गए, f1 और ऑब्जेक्ट के ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ना। अब इससे आगे ज्यादा आगे नहीं जा सकते, अब इससे आगे जाने का कोशिश कीजिएगा तो आपको लेंस में चले जाइएगा, लेंस में नहीं जाना, यहीं तक रहना है, ठीक। तो भाई f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तो यहाँ से लाइट रे जैसे है बच्चा, वो फोकस से गुजरा, आपको मालूम है, एक ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे है, तो दोनों रिफ्लेक्टेड रेज जो है ना ऐसे करके हैं, कभी मिलेगा ये, कितना भी हाथ लंबा कर दे, ये कभी मिलेंगे ही नहीं, ठीक है। अब मिलेंगे नहीं तो हमको